So guys, what's up? This is Seamus Baj and I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, in this video we will do a quick super rapid revision of कैपिटल गेन्स। और ये जो रिवीजन होगा इसमें हम लोग बहुत क्विकली पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। वन शॉट पूरा कैपिटल गेन विल बी डन। नाउ इफ यू वांट टू रिफर टू द डिटेल्ड वर्जन, देन इन दैट केस वो भी अपने पास अवेलेबल है। एक बार यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, प्रैक्टिस बैच के प्लेलिस्ट में, उधर आपको बहुत डिटेल्ड मैनर में पूरा कैपिटल गेन्स का चैप्टर मिल जाएगा। पर आपने अगर पहले कभी भी कैपिटल गेन्स एक बार देखा होगा, पढ़ा होगा ना, देन इन दैट केस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर डुपर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। नाउ एंड बिफोर स्टार्टिंग, if you have not yet subscribed to this channel, please don't forget to hit a subscribe button, hit a like button. With this, let's begin with capital gains. Capital gains का चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 45(1). सेक्शन नंबर 45(1) में बोलता है if you transfer a capital asset, if you transfer a capital asset, then in that case उससे जो भी profit आएगा that will be taxed under the head capital gains in the year in which you are transferring the capital asset. इसका मतलब क्या? capital asset होना चाहिए, capital asset transfer होना चाहिए, तो उससे जो भी profit आएगा तो वो जो साल में ट्रांसफर हुआ है ना, वही साल में टैक्स हो जाएगा। एकदम परफेक्ट, ये लिखा है सेक्शन नंबर 45(1) में। बट द पॉइंट इज कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट, वो हम लोगों को देखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, ये हम लोगों को देखना है। तो जो साल में ट्रांसफर हुआ है कैपिटल असेट, वही साल में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। सर कैपिटल असेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब जो भी है वो कैपिटल असेट है। पेन है कैपिटल असेट है, टी शर्ट है कैपिटल असेट है, ये अगर मेरे मेरे पास परफ्यूम होगा कैपिटल असेट है, अगर बॉटल होगा कैपिटल असेट है, एवरीथिंग, चश्मा है कैपिटल असेट है। अभी तक के डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों को ये समझा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब सब कुछ इज कैपिटल असेट, राइट? वो बिजनेस के लिए यूज हो या बिजनेस के लिए यूज ना हो, दैट डज नॉट मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इज any securities which are held under any securities held by foreign institutional investors। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं लीगली, इन दैट केस जो भी वो सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं वो कैपिटल असेट हम लोग मानेंगे, राइट? यूलिप हम लोग जब डिडक्शन का चैप्टर करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। बट अभी समझना प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। बट कैपिटल असेट के डेफिनेशन में देयर आर सर्टेन एक्सक्लूजन्स एज वेल। मतलब ये कैपिटल असेट नहीं माने जाते। वी वोंट कंसिडर दीज एज कैपिटल असेट। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कौन से भी फॉर्म में हो, मतलब क्या? कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, जो भी होगा ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। इसका ही मतलब वो कैपिटल गेन में कवर नहीं होगा। सर क्या रीजन इसका? अरे भाई उसके लिए पीजीबीपी हेड है ना, स्टॉक इन ट्रेड के लिए पीजीबीपी हेड है ना, तो दो दो जगह क्यों टैक्स करना है? इसके वजह से फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉक इन ट्रेड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। सेकंड पॉइंट इज पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स मतलब ऐसी चीजें विच आई एम यूजिंग इट फॉर माय, इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल दिस इज माय वॉच, वॉच इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी। उसके बाद मेरा टी शर्ट है, टी शर्ट इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी। जो चश्मा है, चश्मा इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी। इन दैट केस ये जो अगर मैंने बेचा, अगर चश्मा बेचा और मुझे अगर पैसा मिला ना, प्रॉफिट हुआ ना, तो वो कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स नहीं होगा। सॉरी, परफेक्ट है। तो ये सेकंड पॉइंट है, जो भी पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं ना, उसको उस पे कैपिटल गेन्स नहीं लगता है। गाड़ी अगर होगा, गाड़ी अगर बेचा प्रॉफिट हुआ तो भी कैपिटल गेन्स इस पे नहीं लगेगा। बट पर्सनल इफेक्ट्स के उन्होंने दे हैव गिवन 6 एक्सेप्शंस। मतलब ये पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आएंगे, इसका मतलब दे विल नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शंस, दे विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। कौन से है देखो? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। सर ये तो पर्सनल इफेक्ट्स है। हाँ मान लिया पर्सनल इफेक्ट्स है, पर दे आर सेइंग वी विल नॉट कंसीडर दीज एज पर्सनल इफेक्ट्स, वी विल कंसीडर देम एज कैपिटल असेट एंड दैट्स व्हाई वी विल टैक्स देम अंडर कैपिटल गेन्स। अगर तुम लोग ने लॉजिक देखा तो देखो, पर्सनल इफेक्ट्स का हमेशा वैल्यू जो होता है ना, वो डेप्रिशिएट होता है, और वैल्यू डेप्रिशिएट होने की वजह से यूजुअली द सेल वैल्यू विल बी लोअर देन द कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई उधर हमेशा लॉस आएगा, और वो लॉस होने की वजह से हम लोग वो सेट ऑफ करेंगे, वो अपना ही फायदा होगा। इसके वजह से उन्होंने पर्सनल इफेक्ट्स बाहर ही रख दिए, लॉस चाहिए ही नहीं गवर्नमेंट को। बट अगर इधर बात किया तो इधर यूजुअली जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, वो हमेशा अप्रिशिएटिंग होता है। तो अप्रिशिएटिंग के हिसाब से हमेशा प्रॉफिट आएगा और गवर्नमेंट को उससे फायदा होगा, पैसा मिलेगा। दैट्स व्हाई दे सेड कि हम लोग इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इस पे हम लोग कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे।
अंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम। ये तीसरा पॉइंट है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड करके। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर मैंने बेचा, देन इन दैट केस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट उसको हम नहीं मानेंगे अगर वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो। Now, sir, what is the meaning of rural agricultural land? Rural agricultural land means other than urban agricultural land. वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मतलब अदर देन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। इतना लाइफ शॉर्ट चाहिए, लाइफ इतना शॉर्ट चाहिए। मेरा डेफिनेशन मेरे को मालूम नहीं, वो जो नहीं है ना वो मैं हूं, वो जो नहीं है ना वो मैं हूं। क्या बात है, क्या एटीट्यूड है, मस्त है एकदम। तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ऐसा लैंड, ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड जो अर्बन एरिया में है, वो लैंड क्या माना जाएगा? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बोला मैंने? ऐसा लैंड जो अर्बन एरिया में लोकेटेड है, ये लैंड को क्या बोला जाएगा? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर ऐसा लैंड जो अर्बन में फॉल नहीं होता, वो क्या माना जाएगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। सो कैन आई से दैट अर्बन एरिया डिफाइन करना मैंडेटरी है? यस yes, तो अर्बन एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं। अर्बन एरिया कैसे डिफाइन करेंगे मालूम है? ये देखो, दिस इज योर अर्बन एरिया। एक लिमिट है और एक एरिया है म्यूनिसिपल एरिया। अगर वो म्यूनिसिपल एरिया में मोर देन 10,000 का पॉपुलेशन होगा, देन इन दैट केस वो एरिया को हम लोग अर्बन एरिया मानेंगे। अभी उन्होंने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एक्सटेंड दिस एरिया बाय फर्दर 2 किलोमीटर्स। लेट्स एक्सटेंड दिस एरिया बाय फर्दर 2 किलोमीटर्स एंड चेक द पॉपुलेशन। अगर ये फर्दर 2 किलोमीटर्स एक्सटेंड होने के बाद अगर मेरा पॉपुलेशन, मतलब ये पूरे एरिया में अगर मेरा पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट लेस देन और इक्वल टू 1 लाख होगा, देन इन दैट केस ये जो पूरा एरिया है उसको भी हम लोग अर्बन एरिया मानेंगे। ओके, अगर हम लोग ने ये फर्दर आगे एक्सटेंड किया एंड इफ आई से कि 6 किलोमीटर्स तक है, देन इन दैट केस अगर ये पूरे एरिया में अगर मेरा टोटल पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 10 lakhs होगा, देन इन दैट केस वो एरिया जो है ना, वो दैट एक्सटेंडेड एरिया, मतलब दिस एंटायर एरिया, सॉरी, दैट एंटायर एरिया विल बी कॉल्ड एज अर्बन एरिया। अगर इधर लैंड होगा तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, इधर एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। परफेक्ट। अगर 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 यही एरिया मैंने और भी बाइफरकेट किया और भी एक्सटेंड करके 8 किलोमीटर तक लेके गया, और ये पूरा का पूरा जो सरकमफरेंस है ना, ये एरिया में अगर मेरा टोटल पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs, तो दिस एंटायर एरिया विल बी नोन एज अर्बन एरिया। एब्सोल्युटली राइट। और अगर इधर होगा ना कौन सा प्रॉपर्टी, अगर कौन सा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इधर होगा ना, तो इसको, सॉरी, अगर ऐसा कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड इधर होगा ना, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरा डिस्कशन था इन रिलेशन टू रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। परफेक्ट। उसके बाद गोल्ड बॉन्ड्स का बात किया। गोल्ड बॉन्ड्स हो, 7% गोल्ड बॉन्ड्स हो, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स हो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हो, ये सब कुछ कैपिटल असेट के दायरे से उन्होंने बाहर रख दिया। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। मैंने क्या बोला था? देयर हैज टू बी अ कैपिटल असेट एंड कैपिटल असेट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। अभी ट्रांसफर का मतलब क्या है? अगर मैंने कुछ भी प्रॉपर्टी सेल किया या एक्सचेंज किया, अगर मैंने एक्सचेंज किया तो वो भी ट्रांसफर है। रिलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट का एग्जांपल, मतलब मैंने अगर कौन से टेंपल में जाके, ओके, मेरे पास राइट था एक असेट का और राइट मैंने रिलिंक्विश कर दिया वो राइट। आगे जाके पॉइंट आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है या हाउस प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट को जिधर मेरा हाउस प्रॉपर्टी है ना, उधर से एक मेट्रो का लाइन कंस्ट्रक्ट करके लेके जाना है। देन इन दैट केस गवर्नमेंट विल कम टू मी एंड से कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, उनको कंपलसरीली अक्वायर करना है। सो मैं क्या करूंगा? मैं हाउस प्रॉपर्टी उनको दे दिया और उन्होंने मुझे हाउस प्रॉपर्टी जो कंपलसरीली अक्वायर किया उसका मुझे कॉम्पेंसेशन पे किया। गवर्नमेंट सेज कि वो कैपिटल असेट था और वो ट्रांसफर हुआ है, इसके वजह से हम लोग उस पर जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चौथा है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे तो उधर समझ में आ जाएगा। उसके बाद अलाउिंग द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ आई हैव अ हाउस प्रॉपर्टी, मैंने आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, पेपर्स मतलब साइन बिन करना चालू किया, मैंने आपको चाबी दे दिया और आपने मुझे पैसा दिया, बट वन स्मॉल सिग्नेचर इज लेफ्ट, इसके वजह से ओनरशिप अब तक ट्रांसफर हुआ नहीं है। बट कहने से मुझे सब कुछ ही, मतलब एवरीथिंग
जो रिक्वायर्ड था सब कुछ हो गया था, सिर्फ सिग्नेचर का बाकी है। जो होने वाला है वो ऑफिसर, मतलब जो ऑफिसर का सिग्नेचर होने वाला था, इसके वजह से कुछ, मतलब बेसिकली मुझे क्या बोलना है कि ओनली फ्यू पॉइंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स आर लेफ्ट, उसके बाद मेरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है मालूम है? उन्होंने बोला अगर सब कुछ हुआ है ना, देन इन दैट केस इवन दो पार्ट परफॉर्मेंस इज डन, इफ एवरीथिंग मेन जो रीजनेबली जो होना चाहिए वो सब कुछ अगर हुआ होगा, देन इन दैट केस मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया ऐसे मान के मेरे हाथ में वो टैक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके। अभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैंने हाउस प्रॉपर्टी के टाइम पे भी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर्स होते हैं, बराबर, फ्लैट्स होते हैं बेसिकली। तो ये जो फ्लैट्स होते हैं ना, फ्लैट्स का ओनरशिप हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रहता है, राइट, एंड मेंबर्स के पास शेयर होल्डिंग रहता है। नाउ अगर एक मेंबर ने उसका जो प्रॉपर्टी है वो बेच दिया, देन इन दैट केस क्या सबका, अगर सब लोगों ने बेचा तो क्या सब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में टैक्स होगा क्या? तो नहीं होगा। इसके वजह से उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ होगा ना, देन इन दैट केस वो मेंबर के ही हाथ में टैक्स होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में टैक्स नहीं होगा, राइट। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि अगर मैं एक कंपनी हूं, तुम लोग एक इन्वेस्टर हो, मैंने तुम लोगों को 60 रुपीज पर बॉन्ड के हिसाब से इशू किया है, बराबर, शेयर्स, जीरो कूपन बॉन्ड, और मैं जब रिडीम करूंगा तभी एट पार करूंगा, दैट इज 100। सो यू गेव मी 60 रुपीज राइट नाउ, मतलब आई इशूड एट डिस्काउंट टू यू, एंड जब रिडीम करूंगा आई विल रिडीम द सेम बॉन्ड एट पार। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? सो 40 रुपए का बेसिकली मैंने तुम लोगों को प्रॉफिट बना के दिया। सो वी आर थिंकिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव। सो तुम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ जीरो कूपन बॉन्ड से? 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बिकॉज यू गेव मी 60, आई गेव यू 100, 40 का प्रॉफिट। जीरो कूपन बॉन्ड वो लोग बोल रहे कि ये भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में आ जाएगा, रिडीम हुआ तो भी। Okay. Now, sir, what are the types of capital asset? Capital assets can be of two parts. Number one, short-term capital asset और long-term capital asset. ये हम लोगों को मालूम है. Okay. Sir, what is the holding period? एकदम सिंपल बात है, सब लोग इधर देखना. Holding period is usually 36 months. होल्डिंग पीरियड यूजुअली 36 मंथ्स, मतलब अगर मोर देन 36 होगा तो लॉन्ग टर्म, बट लेस देन और इक्वल टू 36 होगा देन इन दैट केस शॉर्ट टर्म। करेक्ट है। बट इन सर्टन केसेस दे सेड कि कोई कोई असेट्स के केस में 12 मंथ्स विल बी द होल्डिंग पीरियड। कौन से होंगे वो असेट्स जिनके लिए 12 मंथ्स लगेंगे? जुस, जुस मतलब जेड मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, यू मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एंड एस मतलब सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हो गया 12 मंथ्स का बात। अभी उन्होंने बोला कि फॉर सर्टन असेट्स इट इज गोइंग टू बी 24 मंथ्स। 24 मंथ्स में क्या आएंगे मालूम है? लैंड एंड बिल्डिंग, ये फर्स्ट, और दूसरा अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स अगर ये बेचा, उनके लिए द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज गोइंग टू बी 24 मंथ्स। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। नाउ आगे बात करते हैं कंप्यूटेशन करते कैसे है। कंप्यूटेशन में एकदम सिंपल बात है, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ कैपिटल गेन्स। सबसे पहला पिलर इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो मुझे पैसा मिला, मेरा इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई क्या बोल रहा हूं, इनवर्ड मनी है वो। ओके, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज माय सेल कंसिडरेशन बेसिकली, माइनस मैंने जो जो खर्चा किया ना, वो फर्स्ट पिलर वो हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो पिलर्स है वो सब मेरे खर्चों के बारे में बात करते हैं। सेकंड इज ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करूंगा, मतलब जो बेचने के लिए जो भी मैंने खर्चा किया होगा, कमीशन होगा, ब्रोकरेज होगा, आई विल रिड्यूस दैट एंड आई विल गेट नेट सेल कंसिडरेशन। आफ्टर दैट आई विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट और अगर वो लॉन्ग टर्म असेट होगा तो इट विल बी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर मैंने करंट असेट में कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन किया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा, देन इन दैट केस वो होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो वो भी माइनस होगा। सो माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट स्लैश कॉस्ट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। तो ये अल्टीमेटली मुझे मिलेगा कैपिटल गेन्स, एंड विच कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एज द केस मे बी। एकदम मस्का। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर लैंड होगा और उसके ऊपर बिल्डिंग होगा, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर ये दोनों बेच दिया, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर ये दोनों बेच दिया ना, देन इन दैट केस हमेशा याद रखना लैंड का कंप्यूटेशन अलग से करना एंड बिल्डिंग का कंप्यूटेशन अलग से करना। अगर दोनों का कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज गिवन सेपरेटली, देन इन दैट केस यू हैव टू डू दैट कंप्यूटेशन सेपरेटली, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैंड 30 साल पहले परचेस किया था एंड बिल्डिंग आई हैड परचेस्ड 1 ईयर बैक।
सो बिल्डिंग के लिए शॉर्ट टर्म कंप्यूटेशन होगा एंड लैंड के लिए इट विल बी लॉन्ग टर्म का कंप्यूटेशन, राइट? सो इसकी वजह से ऑलवेज रिमेंबर टू कंसिडर एवरीथिंग सेपरेटली। उसके बाद बात करते हैं सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48, दैट इज इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन बेनिफिट कभी मिलता है? ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एंड नॉट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। एकदम परफेक्ट सर। इंडेक्सेशन मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे मिलता है क्या? यस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी मिलता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी मिलता है। लॉजिकल बात है, इफ आई हैव स्पेंट समथिंग इन 2001, if I'm selling that, okay, if I've purchased something in 2001 and if I'm selling that today, then in that case of course when I will compute the capital gains, मेरा cost वो दिन का नहीं कंसिडर करूंगा, वो दिन का cost inflated, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देने के बाद आज का उसका वर्थ क्या है वो आइडेंटिफाई करूंगा। तो जो वैल्यू, जो असेट मैंने बहुत पहले परचेज किया था, तो वो साल का कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट में कंसिडर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मुझे इंडेक्सेशन लगाना पड़ेगा। एंड इंडेक्सेशन के लिए क्या सेक्शन नंबर है? सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48। पर लॉन्ग टर्म के लिए लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगता है। ओके, असेट अक्वायर्ड बिफोर 1401, एकदम सिंपल बात। अगर असेट 1401 के पहले अक्वायर हुआ होगा, देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ असेट एज ऑन 1401, उसका वर्थ 1401 पहले लेके आओ, उसके बाद इंडेक्सेशन पॉसिबल है। बिकॉज मुझे ऊपर खींच के आज के दिन पे लाना है ना कॉस्ट। अगर मुझे ऊपर खींच के आज के दिन पे लाना है, देन इन दैट केस अगर 1995 में परचेज किया होगा, ऊपर खींचने के लिए मेरा हाथ तो 2001 तक ही नीचे जाता है, 2001 तक ही नीचे जाता है इंडेक्सेशन के लिए। तो कहने से एटलीस्ट आई नीड द वैल्यू एज ऑन 14 2001। वो वैल्यू मिलने के बाद ना वो मैं खींच के ऊपर लेके आ सकता हूं एंड आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम। सो अगर 95 में अगर मैंने परचेस किया था और 95 में इफ द टोटल कॉस्ट वाज 3 lakhs, तो वो कंपेयर होगा एज ऑन कंपेयर होगा विथ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401, विच एवर इज हायर। मतलब फॉर एग्जाम्पल इट इज 4 lakhs, विच एवर इज हायर कम्स टू 4 lakhs। दिस इज द वैल्यू एज ऑन 1401। अभी ये वैल्यू मुझे मिल गया, अभी मैं ऊपर खींच के ये आज के लेवल तक लेके आऊंगा। इसका मतलब मैं इधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 lakhs कंसिडर करूंगा, ऊपर जो होगा न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी ट्रांसफर का ईयर। सो आज का अगर बात किया तो 363 अपॉन 100। सो बेसिकली ट्रांसफर का सी आई आई अपॉन, ट्रांसफर का सी आई आई अपॉन परचेस का सी आई आई। पर परचेस का सी आई 95 96 है, वो तो अपने पास है नहीं, तो इसके वजह से हम लोग 0102 का सी आई आई देखेंगे, दैट इज 100। पर एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रांसफर का हमेशा ऊपर रहेगा। इसका लॉजिक भी सब कुछ है, पर हम लोग वो रेगुलर एंड प्रैक्टिस बैच सब में करते हैं। बट अभी ये रिवीजन है, इसकी वजह से आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि क्या होता है, कैसे होता है, ट्रांसफर ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों, ये सब चीजें। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं इंप्रूवमेंट पे। अगर इंप्रूवमेंट हुआ है प्रायर टू 1401, तो वी नीड टू इग्नोर दैट इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। बट अगर मेरा इंप्रूवमेंट बाद में हुआ है, 2014 में हुआ है फॉर एग्जांपल, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी होगा इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो साल में ट्रांसफर हुआ उधर का सीआईआई ले ले, अपॉन जो साल में तूने इंप्रूवमेंट किया उसका सीआईआई ले ले। सीआईआई इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। एकदम मस्त का चस्का। ओके, अभी तक हम लोग ने क्या किया? अभी तक कैपिटल असेट का डेफिनेशन किया, एक्सक्लूजन्स देखे, बाद में ट्रांसफर का डेफिनेशन किया, देन वी सॉ टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स। उसके बाद हम लोग ने देखा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, यूजुअली 36 मंथ्स, जूस के केस में 12 मंथ्स, एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड अनलिस्टेड शेयर्स के केस में 24 मंथ्स। लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो अलग अलग कंप्यूटेशन करेंगे। सेकंड प्रोवाइजर लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड असेट अक्वायर्ड प्रायर टू 1401 क्या होगा वो भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 48। अगर कोई भी एक नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा, इफ देर इज एनी नॉन रेजिडेंट पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, वो अगर शेयर्स इंडिया में इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है और वो फॉरेन करेंसी में परचेज किया है, क्या किया है? नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी के शेयर्स फॉरेन करेंसी में परचेज किए हैं, देन इन दैट केस समझो बात को, हम लोगों को जो कैपिटल गेन्स निकालना पड़ता है ना, स्टेप नंबर 1 जो करना पड़ता है, ओके मैं बोलता हूँ कि कैपिटल गेन्स जो आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना, वो पहले मुझे फॉरेन करेंसी में निकालना पड़ता है। ये चीज याद रखना, पहले मुझे फॉरेन करेंसी में वो कैपिटल गेन्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड देन आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू आईएनआर।
बट कभी-कभी ये लोग देते क्या है मालूम है? सी मतलब टोटल कंप्यूटेशन जो होगा ना तुम लोगों का, ये फॉरेन करेंसी में ही होगा। एफवीओसी इन फॉरेन करेंसी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉरेन करेंसी, सब कुछ फॉरेन करेंसी में कंप्यूटेशन होगा। वो कैपिटल गेन भी फॉरेन करेंसी में ही निकालना है, राइट? और वो जो होगा वो कन्वर्ट किया जाएगा। बट कभी-कभी क्या करते हैं ना, इसमें अपने क्वेश्चन में वो लोग देते हैं सेल कंसिडरेशन इन आईएनआर। आईएनआर में सेल कंसिडरेशन देंगे, सब कुछ देंगे इन्फॉर्मेशन। तो पहले क्या करो, पहले आईएनआर को कन्वर्ट करके डॉलर में लेके आओ, आइडेंटिफाई द कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स आने के बाद वापस वो आईएनआर में कन्वर्ट करो। अंडरस्टैंडिंग? तो ये कन्वर्जन का रेट क्या होगा और ये कन्वर्जन का रेट क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। ये कंप्यूटेशन के लिए कन्वर्जन कर रहा है और एक कंप्यूटेशन होने के बाद पेमेंट के लिए कन्वर्जन कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो पहले हम लोग ये रेट देखते हैं कंप्यूटेशन के लिए जो कर रहा है वो। देखो, सेल कंसिडरेशन जो होता है, मतलब क्या, सेल कंसिडरेशन आईएनआर में दिया होगा तो फर्स्ट मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो एकदम सिंपल है, एवरेज ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, ये बाइंग रेट ले लो, सेलिंग रेट ले लो, उसका एवरेज करो, अपॉन 2 करो, यू एंड दैट विल बी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो दिन पे सेल किया है वो दिन का टीटीबीआर एंड टीटीएसआर का एवरेज ले लो, जो भी रेट आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर सेल कंसिडरेशन। ओके, उसके बाद जो एक्सपेंसेस किया, बिकॉज सी, ये मैं कभी आइडेंटिफाई करूंगा ट्रांसफर के टाइम पे, इसके वजह से सेल कंसिडरेशन जो है वो ट्रांसफर के डेट का किया जाएगा। एक्सपेंसेस के केस में एक्सपेंसेस कभी करूंगा, ट्रांसफर के केस में इधर भी सेम पॉइंट, एवरेज ऑफ टीटीबीआर, एवरेज ऑफ टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद आता है नेट सेल कंसिडरेशन, उसके बाद नीचे आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में टीटीबीआर एंड टीटीएसआर का एवरेज लेंगे, बट वो लिया जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन का, जो दिन पे तूने अक्वायर किया था वो दिन का टीटीबीआर एंड टीटीएसआर का एवरेज लेंगे, राइट? उसके बाद हम लोग लेंगे, ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया, उसके बाद आई विल गेट वन फिगर, ठीक है? जो भी फिगर आएगा दैट विल बी कैपिटल गेन्स। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे वो कैपिटल गेन्स रिकन्वर्ट करना है इनटू आईएनआर। तो इसके लिए क्या रेट लगाएंगे, तो देखो इसके लिए रेट लगाएंगे, सीधा सीधा बात, टीटीबीआर। ये सिर्फ एक चीज अलग है, सब लोग ध्यान देंगे इसमें, सिर्फ जब ये रिकन्वर्ट होता है ना तभी टीटीबीआर है, बाकी ऊपर सब जगह पे टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज है। और ये कभी किया जाएगा डेट ऑफ ट्रांसफर के टाइम पे। अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है। तो बेसिकली इधर अगर अगर बात किया तो इधर हमेशा एवरेज किया जाएगा, और ये जो कन्वर्जन का बात है तभी हमेशा टीटीबीआर किया जाएगा। ओके, परफेक्ट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ आई विल डिस्कस सर्टेन थिंग्स कि ये केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। देखो, सबसे पहले, इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस, टेनेंसी राइट, लूम आवर्स, रूट परमिट्स, तो उन्होंने क्या बोला है मालूम है, ये सब केसेस में अगर ये एक सेल्फ जनरेटेड होगा, फॉर एग्जाम्पल ये अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा, देन इन दैट केस मैंने कुछ परचेज किया है क्या, नहीं किया, तो क्या माना जाएगा, कॉस्ट। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल महाजन वर्चुअल्स, बहुत मेहनत करके महाजन वर्चुअल्स का जितना भी गुडविल है, मेहनत करके गुडविल बनाया है, भले टाइम लगा हो, भले अब तक बहुत छोटा गुडविल हो, बट स्टिल जो किया है वो मेहनत करके किया है ना। ये जो मेहनत किया है दिन रात, एक जनरली बोल रहा हूं, दिन रात एक करके, जब भी कुछ भी लोग देखते नहीं थे तो भी कंटेंट बना के मेहनत करके हम लोग ने गुडविल बनाया। अभी वो जो जो भी कुछ गुडविल बनाया, अगर मैंने वो बेच दिया, देन इन दैट केस डिड आई परचेस एनी गुडविल, नो। सो डू आई हैव एनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नो। तो अगर मैंने महाजन वर्चुअल्स का गुडविल किसी को बेच दिया, देन इन दैट केस माय कॉस्ट विल बी जीरो, सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे टैक्स लग जाएगा, राइट? ओके। उसके बाद अगर मैंने वही गुडविल अगर मैंने परचेज किया होता, देन इन दैट केस जो भी मैंने परचेज किया दैट इज गोइंग टू बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम। दूसरा आता है बोनस शेयर्स, एकदम सिंपल। अगर तुम लोग ने बोनस शेयर्स ऑन और आफ्टर 2001 इशू किए होंगे, मैंने तुम लोगों को बोनस शेयर ऑन और आफ्टर 1/4/2001 इशू किए, बराबर है? डिड यू पे फॉर दैट? नो, इट इज अ bonus share, right? Now you transferred those bonus shares. When you transferred those bonus shares, since you had not paid any amount to me, can I say answer will be zero, cost of acquisition का? Of course, जितना तेरा full value of consideration है पूरा का पूरा तेरा टैक्स हो जाएगा कैपिटल गेन्स के लिए, करेक्ट? बट अगर मैंने बोनस शेयर्स अक्वायर किए हैं, ओके, शेयर्स अक्वायर किए हैं प्रायर टू 1401, अगर मैं कंपनी हूं, यू हैड परचेस्ड सम शेयर्स ऑफ माय कंपनी इन 1991,
In 1994, I gave you some bonus shares. Now you have the bonus shares of Mahajan Virtuals. बराबर है? वो जो बोनस शेयर्स है तुम लोग ने 2024 में बेच दिए. Now again, did you pay for those bonus shares? No. But can I say asset is acquired prior to 1401? तो अभी हम लोग ने देखा when the asset is acquired prior to 1401, the cost of acquisition is going to be actual cost which is nil, and FMV which is FMV as on 1401 जो भी आएगा इधर, for example 5 lakhs, whichever is higher will always be FMV. So can I make a law and say that bonus shares which are acquired prior to 1401, the cost of acquisition is going to be FMV as on 1401, because whichever is higher will always be FMV. अंडरस्टैंडिंग? पक्का सर. इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? लॉजिकल बात है, जो दिन से तुम लोग अक्वायर किया है, फ्रॉम दैट डेट टिल यू आर ट्रांसफरिंग दैट प्रॉपर्टी. एकदम मस्का. ओके उसके बाद बात करते हैं राइट शेयर्स. सर राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर्स ये होते ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को लॉयल्टी दिखाने के लिए डिस्काउंटेड रेट में दे देते हैं. बाहर रेट चल रहा है 1000 रुपए का, बट दे आर गिविंग इट ओनली फॉर 800 रुपीज पर शेयर. ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. अभी ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, या वो रिनाउंस भी कर सकता है. नाउ रिनाउंस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने तुम लोगों को राइट शेयर्स दिए, यू कैन एक्सेप्ट दिस, राइट? यू कैन एक्सेप्ट दिस, ठीक है, उधर ही खेल खत्म. और यू कैन रिजेक्ट दिस, उधर ही खेल खत्म. बट तुम लोगों को लगता है तुझे राइट शेयर्स मिले थे, ऑप्शन दिया था, बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द राइट शेयर्स. तुम लोगों के पास पैसा नहीं है अभी, बट तुम लोगों को मालूम है कि मेरे पास पैसा है और आई एम इंटरेस्टेड, बट मेरे पास मे बी वो कंपनी के शेयर्स ही नहीं है, इसके लिए मुझे कभी राइट शेयर्स मिले ही नहीं. नाउ यू वांट टू गिव योर बेनिफिट टू मी. तुम लोगों को जो 200 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला था ना, वो जो 200 रुपए का बेनिफिट है वो तुम लोग को मुझे देना है, और मुझे राइट शेयर्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल करना है. देन इन दैट केस यू कैन ऑल्सो रिनाउंस द राइट शेयर्स. ओके ठीक है. व्हाट इफ दीज राइट शेयर्स आर अक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स? अगर अक्वायर किया होगा, यू ओनली टेल मी हाउ मच अमाउंट डिड यू पे टू द कंपनी. तूने यस बोल दिया. Then in that case, can I say in our example, you paid 800 rupees. So 800 per share will be your cost of acquisition of those right shares. बराबर. What will be the period of holding? From allotment date. जो दिन पे तुझे अलॉट हुआ, जो दिन से अलॉट हुआ, वो दिन से लेके till you transfer those right shares. Right? Okay. अगर तूने renounce कर दिया, you think about it. Imagine खुद को करो. You got the right share. You got the option of right shares, but you did not opt for it. You gave or you transferred the benefit to me. Option to me. अभी तू फुकट में करेगा क्या ये चीज? Will you do it free of cost? No. Will you do it free of cost? No. So can I say you will charge some money from me because you are giving me benefit, right? जो मुझे मे बी नहीं मिलता अगर तू नहीं देता तो इसके वजह से ना मैं तुझे एक रिनाउंसमेंट प्राइस दूंगा. Renouncement price. So for you, that renouncement price is income, and government says that renouncement price will be taxable in your hands. So FVOC is going to be your renouncement price. Cost of acquisition, of course, there is nothing. And short term capital gains, it will always be short term capital gains. और जो भी renouncement price होगा वो short term capital gains करके tax हो जाएगा. करेक्ट है, परफेक्ट एकदम. ओके. एंड शॉर्ट टर्म क्यों? बिकॉज उसका अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा, मतलब जो दिन से ऑफर मिला था टिल द डेट इट इज रिनाउंस्ड, ये पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स एज पर कंपनीज एक्ट. अगर ये पीरियड ही 12 मंथ्स क्रॉस नहीं होता तो कैन आई से इट हैज टू बी शॉर्ट टर्म? यस, दैट्स व्हाई इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. ओके. अभी यू थिंक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. मैंने तुम लोग से बेनिफिट ले लिया, बराबर. अभी मेरे लिए वो राइट शेयर्स का कॉस्ट क्या है? कैन आई से 800 रुपीज जो मैंने कंपनी को पे किया, प्लस जो तुम लोगों को मैंने रिनाउंसमेंट प्राइस पे किया था. फॉर एग्जाम्पल आई हैड पेड यू 80 रुपीज. सो मेरा कॉस्ट विल नॉट बी ओनली 800, माई कॉस्ट विल बी 880 पेड टू 2 persons, one company and second is you. Perfect. ओके. असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 140, ऑलरेडी देख लिया. ओके. अभी एक चीज प्लीज समझना, लैंड बिल्डिंग और बोथ. अगर मैंने लैंड बिल्डिंग और बोथ के केस में एक असेट परचेस किया है ऑन 1/4/1994 फॉर 30 lakhs.
इसका कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें? कैन आई से असेट अक्वायर्ड प्रायर टू 1401? तो उसका क्या करेंगे मालूम है? देखो, एक्चुअल कॉस्ट मैं यूजुअली क्या करता हूं, एक्चुअल कॉस्ट 30 लैक्स और मैं कंपेयर करता हूं एफएमवी के साथ, और एफएमवी है समझो 60 लैक्स। तो गवर्नमेंट सेज दैट नाउ इफ इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये यूजुअली होता है विच एवर इज हायर करके, बट उन्होंने बोला कि ये जो एफएमवी है ना, दैट शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब जो तो तुम लोग कंपेयर करोगे ना, वो एक्चुअल कॉस्ट के साथ ही करो, बट तेरा जो एफएमवी है ना, एफएमवी को रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, और एसडीवी क्रॉस नहीं करना चाहिए। एसडीवी कितना है? 40 lakhs. So basically 40 lakhs or 60 lakhs, whichever is lower comes to 40 lakhs. Now this you will compare with 30 lakhs, whichever is higher कितना? 40 lakhs. So basically FMV should not exceed the stamp duty value. Understanding, and that you will compare with actual cost. ठीक है, अभी तक हम लोग ने एक पॉइंट देखा था कि जो साल में ट्रांसफर होगा वही साल में कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, बट देर आर 4 एक्सेप्शंस, और ये जो 4 एक्सेप्शंस है उन्होंने बोला है कि ये 4 एक्सेप्शन है, उन्होंने बोला है कि जो साल में तुम लोग ट्रांसफर कर रहे हो वो साल में तुम्हें कैपिटल गेन टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। पे करने का जरूरत नहीं, कैपिटल गेन्स हुआ है पर पे करने का जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट्स कौन से? सबसे पहला, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मेरे पास एक बॉटल है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये बॉटल एक गोल्डन बॉटल है, ठीक है, गोल्डन बॉटल। मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट करके है, मतलब कहने से कैपिटल एसेट है मेरे लिए। मेरे पास ऐसे 10 नहीं 10,000 बॉटल्स है, समझ। तो मैं बोल रहा हूँ यार छोड़ देते टीचिंग वीचिंग में, काम करता हूँ, ये जो गोल्डन बॉटल है वो बेचना चालू करता हूँ। तो मैंने ये कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। नाउ इन दिस केस गवर्नमेंट सेज कि अगर तूने कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन किया होगा तो तुझे ये कन्वर्जन पे कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज, लॉजिकली बताओ, कैपिटल गेन्स जब भी कंप्यूट करेंगे, डिड आई रिसीव एनी कंसिडरेशन? नो। तो याद रखना, conversion of capital asset into stock in trade में FVOC is going to be FMV on the rate of transfer, मतलब conversion, सॉरी, FMV on the rate of conversion, बराबर। उसके बाद माइनस करूंगा ट्रांसफर एक्सपेंस, जो भी आएगा, मतलब ट्रांसफर एक्सपेंस तो होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर वो लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जो एक्चुअल्स है वो एक्चुअल में माइनस करूंगा, और इंप्रूवमेंट होगा तो इंप्रूवमेंट भी माइनस कर ले, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये भी माइनस कर ले, वो भी एक्चुअल। मेन क्या है कि एफएमवी विल बी कंसिडर्ड एज एफईओसी। एकदम मस्त। ओके, नाउ कैन आई से दैट व्हेन यू विल सेल दैट पर्टिकुलर असेट, मतलब अगर तुम लोग ने ये जो बॉटल सेल कर दिए तो कैन आई से वो स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ, मतलब पीजीबीपी के अंदर टैक्स लगेगा। सो पीजीबीपी के अंदर सेल कंसिडरेशन जो भी कुछ होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल इधर एफएमवी कंसिडर करते हैं 10 लाख, ठीक है, और सेल कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं 25 lakhs। अभी कैन वी पे टैक्स फॉर ऑन 25 lakhs? अरे नो, we cannot pay tax on 25 lakhs because we have already paid the tax on the same goods under capital gains head of on 10 lakh rupees. So can I say 25? See, goods तो सेम ही है, 10,000 बॉटल्स ही है, तो वो अगर पीजीबीपी में 25 lakhs में बेच रहे हैं हम लोग, तो कहना इसे 10 lakhs पे हम लोग ने ऑलरेडी कैपिटल गेन के अंदर टैक्स दिया है। इसके वजह से हम लोग जो माइनस करेंगे ना, वो माइनस करेंगे 10 लाख रुपए, बिकॉज इस पे ऑलरेडी टैक्स जा चुका है। एंड इधर आएगा 15 lakhs, एंड 15 lakhs विल बी टैक्स अंडर पीजीबीपी। और ये हम लोग क्या बोलेंगे, 10 लाख माइनस किया है वो एफएमवी ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन। अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज डबल टैक्सेशन होता इसके वजह से। ओके, और एक चीज, जब भी तुम लोग ये इंडेक्सेशन यूज कर रहे हो, समझना बात को, अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कन्वर्जन किया है इनटू कैपिटल इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में जो कन्वर्जन किया, दैट हैपेंड इन फाइनेंशियल ईयर 17-18, एंड फाइनली यू सोल्ड द स्टॉक इन ट्रेड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द मेन रूल कि जो साल में ट्रांसफर हुआ है वो साल में टैक्स देना है। ट्रांसफर देखा तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ही हुआ था, बट यू हैव टू पे द कैपिटल गेन टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 तुम लोगों को पे करना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तुम लोगों का जो इंडेक्सेशन होगा ना, इंडेक्सेशन विल बी स्टॉप्ड इन द ईयर ऑफ 17-18, बिकॉज 17-18 तक वो कैपिटल एसेट था, उसके बाद वो ट्रांसफर हो चुका है। सो स्टॉप द इंडेक्सेशन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, दैट इज टिल 17-18 तुम लोग कंसिडर करोगे, 23-24 तक मत करना।
अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? ओके। उसके बाद अगर ऐसा हुआ होगा कि मैंने जो बेचा है पीजीबीपी के अंदर वो सिर्फ 50% बेचा है, वो अगर सिर्फ 50% बेचा है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई टैक्स भी तुझे 50% ही करना है। अगर तूने स्टॉक इन ट्रेड 50% बेचा है, तो तुझे टैक्स भी 50% ही देना है कैपिटल गेन्स का। बिकॉज कैपिटल गेन्स का टैक्स मैं क्या कर रहा हूं, डिफर करके बोल रहा हूं कि जब भी मुझे पैसा मिलेगा ना पीजीबीपी बेच के, पीजीबीपी में बेच के, तब भी मैं कैपिटल गेन्स का टैक्स दूंगा। बट बात समझो, अगर मेरा पीजीबीपी में ही 50% बिका गया है, तो कैपिटल गेन में पूरा क्यों दूं? और इसके वजह से दे सेड अगर पार्ट सेल हुआ होगा, देन इन दैट केस दे सेड कि एक काम करो, यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैपिटल गेन्स एज इट इज तुम लोग कैपिटल गेन्स कंप्यूट करो एज इफ 100% इज सोल्ड। सो कैन आई से 10,000 बॉटल्स का पूरा मुझे आंसर मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 7 lakhs। अभी ये जो है ना, ये हम लोग बाइफरकेट करेंगे 50% जितना सेल हुआ है, जो भी आया 3.5 lakhs। और इस पे हम लोग देख, इसके बाद अगर तुम लोगों के कुछ भी, अगर इन केस देर इज एनी एग्जाम्शन विच इज अवेलेबल टू यू, इसके बाद तुम लोग एग्जाम्शन लगाए हुए, इज वेरी क्रूशियल पॉइंट है। एग्जाम्शन पहले नहीं लगाना, पहले रिड्यूस करो उसके बाद एग्जाम्शन लगाओ, ठीक है? ओके। एक आगे आएगी, तुम आगे जाके तुम लोगों को एक सेक्शन दिखेगा, सेक्शन नंबर 54 ईसी करके। वो सेक्शन 54 ईसी में क्या बोला है कि ओके, जब भी आएगा तभी मैं बात करता हूं उसका। ओके। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। अभी क्या हो रहा था? कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड हो रहा था। अभी क्या हो रहा है? मेरे पास 10,000 बॉटल्स है एज स्टॉक इन ट्रेड, वो मुझे कन्वर्ट करके कैपिटल एसेट करना है। कर सकता हूं क्या? कर सकता है। तो इधर जैसे मतलब कैपिटल एसेट को जैसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तभी कैपिटल गेन लगता है। उल्टा किया तो कहने से उस पे पीजीबीपी लगेगा, बिकॉज वो ओरिजिनली है स्टॉक इन ट्रेड, वो कन्वर्ट होकर हो रहा है कैपिटल एसेट। तो इधर भी वही है, पीजीबीपी कंसिडर किया जाएगा। और क्या होगा, व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन? द सेल कंसिडरेशन विल बी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, राइट? पक्का एकदम? तो कहने से उस पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया, यस। सो कहने से उस पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया, मतलब वो कैपिटल असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया। तो मैं जब भी वो जो स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट करके कैपिटल असेट बनाया था, इफ आई सेल दैट कैपिटल असेट, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स इज ऑलरेडी पेड, दैट इज दिस। करेक्ट है? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन में क्या होता है? मेरे पास एक लैंड है, वो लैंड मेरे से कंपलसरीली अक्वायर किया, मुझे दो टाइप्स के कॉम्पेंसेशन मिलेंगे, मतलब मिल सकते हैं। मतलब सबसे पहला जो होता है दैट इज इनिशियल कॉम्पेंसेशन। 10 करोड़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर उन्होंने सिर्फ मुझे 7 करोड़ दिया है। सो 7 करोड़ इज माई इनिशियल कॉम्पेंसेशन। तो तुम लोग सोचो, तुम लोगों का इनफ्लो कितना हुआ? 7 करोड़। सो दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तुम लोग ने जो भी परचेस किया था, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट क्या होगा वो भी माइनस करो, यू विल गेट द फाइनल फिगर। बट ये ना, आई एम नॉट हैप्पी विद दी 7 करोड़, तो इसके वजह से आई फाइल एन अपील विद द कोर्ट, और कोर्ट को जाके बोलता हूं इन्होंने सिर्फ 7 करोड़ दिया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10 करोड़ रुपीज, एंड दैट्स व्हाई प्लीज गिव मी एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। अगर कोर्ट ने ऐसे मान लिया और उन्होंने अगर एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ रुपीज का, तो जो साल में तुम लोगों को 3 करोड़ रुपीज मिलेगा, वो साल में तुम लोगों को 3 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। और इसका कॉस्ट क्या आएगा? ऑफ कोर्स इसका कॉस्ट वापस मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं माइनस कर सकता, बिकॉज वो डबल डबल हो जाएगा। इसके वजह से माय कॉस्ट इज गोइंग टू बी, जितना मैंने लिटिगेशन एक्सपेंसेस किए थे, से फॉर एग्जांपल 10 lakhs, वो मेरे माइनस हो जाएंगे। तो दीज आर माय टू कॉम्पेंसेशंस। नाउ द पॉइंट इज, इधर मेरा जो कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था, वो हुआ था 17-18 में, और कॉम्पेंसेशन मिला इन 23-24। So they said, even though transfer has happened in 17-18, but still you have to pay the capital gains in financial year 23-24. Understanding? And here also, whenever I'm computing the indexation, stop the indexation in financial year 17-18, because इसके बाद वो तेरा capital asset नहीं है। Understanding? पक्का एकदम? Okay. अगर मुझे कॉम्पेंसेशन जो मिला है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिला है, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? इनिशियल कॉम्पेंसेशन कितना मिला था मुझे? 7 करोड़ मिला था, तो मुझे वो 7 इंस्टॉलमेंट्स में मिला, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। देन गवर्नमेंट सेज दैट अगर तुझे इनिशियल कॉम्पेंसेशन, अगर तुझे इंस्टॉलमेंट्स में मिला है, तो यू हैव टू पे द टैक्स
ऑन द एंटायर अमाउंट एट द टाइम ऑफ योर फर्स्ट रिसीट ऑफ इंस्टॉलमेंट। आज मुझे 1 करोड़ ही मिला है, पर तो भी मुझे पूरे 7 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा इन केस ऑफ इनिशियल कॉम्पेंसेशन। बट अगर मुझे जो एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन मिला है 3 करोड़ का, वो अगर मुझे इंस्टॉलमेंट में मिला है 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ अलग अलग साल में, राइट, देन ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, तो ये रिस्पेक्टिव ईयर्स में 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ टैक्स हो जाएगा। इनिशियल कॉम्पेंसेशन में फर्स्ट ईयर में जो जो साल में पहला मिला वही साल में पूरा टैक्स। एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन में क्या है, जो साल में जैसे मिलेगा वैसे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, एकदम सिंपल। उसके बाद होता क्या है, एनहांस कॉम्पेंसेशन कभी कभी देते देते उनका डीले होता है, उनको डीले होता है, तो वो जो डीले होता है ना, उस पे वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। कॉम्पेंसेशन देते देते डीले होता है तो वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जो इंटरेस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट आया, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये आईएफओएस में लेके जाओ और टैक्स करो। और आईएफओएस में जब भी टैक्स करोगे, डोंट फॉरगेट टू टेक अ डिडक्शन ऑफ फ्लैट 50%, डिडक्शन ऑफ फ्लैट 50%। Absolutely right. Okay, so these are your 2 points of 45.2 and 45.5. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, that is 45.1a, that is insurance claims for damage or destruction of capital asset। हुआ क्या, मेरे पास एक asset है और वो डिस्ट्रक्ट हुआ, मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ उसका, 17-18 में मेरे asset का डिस्ट्रक्शन हुआ है। अभी हुआ क्या कि मुझे उसका इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिला इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। सो गवर्नमेंट सेज कि इवन दो ट्रांसफर हैज हैपेंड इन 17-18, बट स्टिल यू हैव टू पे टैक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अंडरस्टैंडिंग, नॉट एन इशू। ओके, सो 23-24 में टैक्स देना पड़ेगा जब भी मुझे इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिलेगा। नाउ सर, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? एकदम सिंपल, जो मुझे पैसा मिला दैट विल बी माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखो, एफवीओसी इज गोइंग टू बी जो भी मुझे पैसा मिला, सॉरी, अगर मैंने जो भी वैल्यू पे परचेस किया था वो माइनस करूंगा, अगर इंडेक्सेशन लगता होगा तो वो भी लगाऊंगा, इंप्रूवमेंट होगा तो वो माइनस करूंगा, उस पे भी अगर इंडेक्सेशन लगता होगा तो वो भी लगाऊंगा, एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मुझे कैपिटल गेन मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, नॉट एन इशू। उसके बाद हम लोग ने और एक बात किया है कि अगर मुझे इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मिला ही नहीं तो, सर व्हाट इफ आई डोंट रिसीव द इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन? इफ यू डोंट रिसीव द इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कैपिटल गेन्स। Here also, whenever you'll compute the indexation will be stopped in the year of destruction। मतलब जो दिन पे ट्रांसफर, जो दिन पे डिस्ट्रक्शन हुआ है 17-18 में, 17-18 तक ही तुम लोग इंडेक्सेशन लगाओगे। पॉइंट नंबर 4 अभी तक तुम लोगों के लिए था, पर उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया है, तो अपने लिए भी बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 50C पे। 50C बात करता है कि अगर मेरे पास एक, ओके, इसका मेरे पास ना एक मैं इससे समझाता हूँ तुम रुको। 50C एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। सेलर ने उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा वर्थ 10 करोड़, 10 करोड़ का प्रॉपर्टी उसने बायर को बेचा फॉर 3 करोड़। तो तेरा एक्चुअल कंसिडरेशन कितना? 3 करोड़। तेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना? 10 करोड़। गवर्नमेंट बोल रहा है भाई क्या चल क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है? अगर तेरा एचडीवी 10 करोड़ है, व्हाई आर यू टेकिंग ओनली 3 करोड़ रुपीज? हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे, तो इधर एफ जो होगा वो माना जाएगा 3 करोड़ और 10 करोड़, विच एवर इज हायर। एसडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर कम्स टू 10 करोड़। करेक्ट, एकदम ओके। बट उन्होंने थोड़ा सा बफर दिया। उन्होंने क्या बोला मालूम है? चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो बेचा वो 1 करोड़ में बेचा, और उसका एक्चुअल वर्थ जो है ना वो सिर्फ 1.05 करोड़ है, मतलब 5 लाख मैंने डिस्काउंट दिया। अरे डिस्काउंट नहीं जा सकता क्या? इतना तो नेगोशिएट नहीं कर सकता क्या बायर के साथ? वो तो हो ही सकता है, उसने किया नेगोशिएट मेरे साथ, तो मैंने कम कर दिया, 1 करोड़ कर दिया। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि आपका मानना मैंने मान लिया कि मैं झोल कर रहा हूं और मैं चोरी कर रहा हूं, पर जेन्युइन केसेस में देखो कि मैं 5 लाख का चोरी क्यों करूंगा? तो इसीलिए दे सेड एक काम करो, जब भी तुम लोग ये 50C के अंदर आइडेंटिफाई करोगे, तभी मुझे बताना एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 1 करोड़। पहले उसका बफर निकालो 10%, मतलब 1 करोड़ का 110% क्या आता है? 1 करोड़ का 110% कम्स टू 1.10 करोड़। इसके अंदर अगर कुछ भी तेरा एसडीवी फॉल हुआ ना, तो हम लोग वो हायर एसडीवी ऐसे नहीं मानेंगे, इन एडिक्वेसी है ऐसे नहीं मानेंगे। In the current example, SDV is only 1.05 crore. So can I say that it is falling within the buffer? Yes, and that's why there is no inadequacy. So तुम लोग ही मुझे बताओ FVOC क्या मानूं? तुम लोग मुझे बताओ FVOC क्या मानूं? FVOC will be considered as 1 crore.
ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इधर भी सेम कंसीडर करते हैं, बट इधर एसडीवी कंसीडर करते हैं 1.25 करोड़। नो प्रॉब्लम। तो पहले इसका 110% आइडेंटिफाई करो, कम्स टू 1.10 करोड़। इज माई एसडीवी फॉलोइंग विद इन 110%? नो। इसके वजह से देयर इज सम काइंड ऑफ इनएडिक्वेसी, एंड दैट्स व्हाई एफवीओसी इज इक्वल टू 1.25 करोड़। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज योर सेक्शन नंबर 50C। और तुम लोगों को अगर प्रैक्टिस करना होगा तो तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ये पॉइंट का। ठीक है, पॉज करके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। बट द पॉइंट इज कि सर हम लोग बोल रहे हैं एसडीवी से कंपेयर करना है, एसडीवी से कंपेयर करना है एक्चुअल कंसिडरेशन, बट सर एसडीवी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसडीवी? वो तो बताया नहीं आपने। देखो, एसडीवी दो डेट्स के मिल सकते हैं तुम लोगों को। डेट ऑफ अग्रीमेंट हो सकता है एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो कौन सा एसडीवी लू कंपैरिजन करने के लिए? सर ये समझा कि कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर करना है, 110% करना है, पर ये सब होगा जब ही मेरे पास एसडीवी होगा। सर व्हाट इफ आई डोंट हैव द एसडीवी और आई हैव टू एसडीवीज, डेट ऑफ अग्रीमेंट का है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का है, which one should I consider? तो दे सेड यूजुअली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीवी विल बी कंसीडर्ड। यूजुअली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीवी विल बी कंसीडर्ड अगर ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जब भी बायर एंड सेलर ने अग्रीमेंट किया था, ऑन दैट डेट इफ द बायर जो परचेस कर रहा है हैज मेड अ पेमेंट ऑफ एनी एडवांस, अगर उसने कुछ भी एडवांस पे किया होगा इन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और अगर ये तीनों मेथड्स, तीनों में से कोई भी मेथड से अगर उन्होंने पेमेंट किया होगा ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अगर बायर ने ऐसा पेमेंट किया होगा, देन इन दैट केस डेट ऑफ अग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज, डेट ऑफ अग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज एसडीवी का डेट। सो तुम लोगों को सबसे पहले ना ये आइडेंटिफाई करना है कि बायर ने कुछ एडवांस में पेमेंट किया था क्या। अगर किया था तो ये तीन मोड्स में किया था क्या। अगर किया था तो डेट ऑफ अग्रीमेंट का एसडीवी ले लो और वो कंपेयर करो एक्चुअल कंसिडरेशन से, विच एवर इज हायर अलॉन्ग विद बफर ऑफ 110%, वो भी दिमाग में रखना। वो लोग एग्जाम्पल में क्या देते हैं मालूम है? क्रॉस चेक देते हैं, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द मोड्स। याद रखना, क्रॉस चेक नहीं आता है, क्रॉस चेक हुआ तो वो ये मोड नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, ओके, ये तेरा 50C। और एक पॉइंट है, वैल्यू बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर। इसका एग्जांपल है, हाँ एग्जांपल है, देखो एक्चुअल कंसिडरेशन है 20 lakhs, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़। मैं बोल रहा 1 करोड़ किधर से आया? स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी से जाके बोलता हूँ, ए भाई क्या वो, भाई भाई क्या 1 करोड़ किधर से आया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी का वैल्यू है, 1 करोड़ किधर से आ रहे? उसने बोला कि ऐसे ही आता है। मैंने बोला तू रुक जरा, तू रुक। मैं जाऊंगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास बोला, जाके बोला, "हे, देखो ना स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी बोल रहे 1 करोड़ वैल्यू होगा।" मेरा मेरा तो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन 20 लाख है। आपको तो मालूम है 20 लाख है, पर ये क्या बोल रहा है 1 करोड़ रुपए का वैल्यू है। जरा एक काम करना, आपके हिसाब से वैल्यूएशन निकाल देना, हम लोग दिखा दे जरा स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटीज को कि ये एक्चुअली 1 करोड़ नहीं है, कितना है ये, इसको ना क्या आता नहीं है, जरा प्लीज आप कर सकते हो क्या? तो मैंने अप्रोच किसको किया? वैल्यूएशन ऑफिसर को किया। वैल्यूएशन ऑफिसर गवर्नमेंट का आदमी रहता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने आइडेंटिफाई करके बोला, बोला कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख है। अरे अरे भाई दे ताली, अरे दे ताली, दे ताली, दे ताली करके 4-5 ताली तो मार दिए मैंने वैल्यूएशन ऑफिसर को। और उसके बाद वही वैल्यूएशन ऑफिसर का रिपोर्ट लेके गया स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटीज के पास। स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटीज के सामने आके बोला, ये देखो 30 लाख रुपया, तू किधर बोल रहा है भाई 1 करोड़ रुपया? और इसके वजह से आई विल नॉट कंसिडर 1 करोड़, आई विल गो विथ स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज वैल्यू, सॉरी आई विल गो विथ वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू। नाउ इन दैट केस वो कैसी क्या क्या कंपैरिजन किया जाएगा? एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, एक्चुअली वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू। सो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू विच एवर इज हायर। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? बफर और वो सब देखेंगे। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? 20 लाख 30 लाख विच एवर इज हायर कम्स टू 30 लाख। ठीक है, ओके। अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफिसर के पास अप्रोच तो किया, पर ये वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है 1.20 करोड़। मैं बोला क्या ये, एक मिनट, ये क्या है? एक सेकंड, वैल्यूएशन ऑफिसर, ओ वैल्यूएशन ऑफिसर, ओ साहब, ये क्या किया आपने? ये तो वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट में आपने 1.20 करोड़ डाल दिया। आपने 1 करोड़ गलती से डाला है। आपने 1 करोड़ गलती से डाला है सर। ये तो 20, मतलब आपको क्या 20 लाख बोलना था ना? 20 लाख बोलना था ना?
पर आपने 1 करोड़ 20, उसने बोला नहीं 1 करोड़ 20 लाख होना चाहिए। मेरा क्या बोल रहे हैं सर? तो मैं ना वो वैल्यूएशन ऑफिसर का रिपोर्ट लेके गया स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज के साथ, और मैंने बोला ऐसे मैं मजाक कर रहा। प्लीज प्लीज कंसिडर करना 1 करोड़ रुपए का वैल्यू, प्लीज डू नॉट कंसिडर, आई डोंट वांट टू गो विद वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू, आई वांट टू कंसिडर योर वैल्यू ओनली 1 करोड़, बिकॉज यू आर द मैन। मुझे देखना था कि भाई लोगों को आता है कि नहीं, पर मुझे समझा किसी को कुछ आता नहीं है, वैल्यूएशन ऑफिसर को कुछ आता नहीं है, आप ही जो हो वो मुझे साथ देते और मेरा साथ देते हैं, इसकी वजह से आई वांट टू कंसिडर 1 करोड़ का वैल्यूएशन, नॉट 1.2 करोड़। तो इन दैट केस व्हेन आई डोंट अग्री विद वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यूएशन, आई विल नॉट गो फॉर वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यूएशन। तो इधर जो कंपैरिजन किया जाएगा दैट विल बी माय एक्चुअल कंसिडरेशन एंड विथ एसडीवी का वैल्यू 1 करोड़, विच एवर इज हायर कम्स टू 1 करोड़। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा सब लोगों को? ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विद एन एक्सपर्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 51। एकदम सिंपल बात है, अगर तूने फोरफीट किया है कौन सा एडवांस मनी फोरफीट किया है, एंड इफ दैट इज डन प्रायर टू 1/4/2014, देन प्लीज रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करना है तुम लोगों को। अगर 2008 में तुम लोगों ने कुछ असेट अग्रीमेंट किया था और वो अग्रीमेंट में लिखा है कि एडवांस मनी तूने मुझे देना चाहिए, एंड इफ यू डोंट गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, ये एडवांस मनी भूल जा, मैं फोरफीट कर दूंगा। ऐसा अगर मैंने तुम लोगों का फोरफीट करके रखा है 1 करोड़ रुपया, बिकॉज यू डिड नॉट गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने 1 करोड़ फोरफीट किया है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये जो 1 करोड़ है ना, जब भी मैं वो प्रॉपर्टी बाद में कभी भी बेचूंगा ना, वेन एवर आई विल सेल दैट प्रॉपर्टी, तभी जो मैं कंप्यूटेशन करूंगा उसमें एफवीओसी आएगा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। तो वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा ना, उसमें से 1 करोड़ रुपए माइनस करना बिफोर इंडेक्सेशन। सब लोगों को समझा? बिफोर इंडेक्सेशन। एंड अगर मैंने जो फोरफीचर किया है वो 2016 में किया है, देन इन दैट केस अगर 1 करोड़ 2016 में फोरफीट किया है, तो वही साल में 2016 में ही मैं वो आईएफओएस करके टैक्स करूंगा। सर व्हाट इफ मेरे मेरे नहीं, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए है और ए के पप्पा है, पप्पा पी। पप्पा ने एक एडवांस मनी फोरफीट किया था, एडवांस मनी फोरफीट किया था और पप्पा का अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ, और यही प्रॉपर्टी किसको मिला? ए को मिल गया। तो ए जब भी प्रॉपर्टी बेचेगा, तभी पप्पा ने फोरफीट किया हुआ प्रॉपर्टी, फोरफीट किया हुआ मनी माइनस होगा क्या, इज द क्वेश्चन। तो आंसर इज नो। पप्पा ने जो भी फोरफीट किया है वो बेटा जब भी सेल करेगा तभी फोरफीट किया हुआ माइनस नहीं होगा, बेसिकली वो गया, गवर्नमेंट को नहीं मिला उसमें पैसा। उसके बाद 50CA टॉक्स अबाउट एफवीओसी इन केस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो प्लीज एक बार इस पे ध्यान देना, कभी आया तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है एफवीओसी इन केस ऑफ इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। तो अगर मेरा अनलिस्टेड शेयर्स बेचा है 50 रुपए में, 50 रुपीज, और उसका एफएमवी है 60 रुपीज, विच एवर इज हायर कम्स टू 60। ठीक है, आ जाओ सेक्शन नंबर 47 पे। सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। हम लोग वो ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं मानेंगे भाई, ट्रांसफर नहीं मानेंगे वो ट्रांजैक्शंस को। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है? सब लोग इधर ध्यान देंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे, सब लोग देखो, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये बात। अभी एचयूएफ है, एचयूएफ ने कौन सा असेट ट्रांसफर किया ये मेंबर को, क्यों ट्रांसफर किया? पार्टीशन के टाइम पे ट्रांसफर किया। तो जो पार्टीशन के टाइम पे ट्रांसफर किया होगा उस पे एचयूएफ को कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, बराबर। तो इस पे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं आएगा। बट कैन आई से व्हेन मेंबर इज सेलिंग द असेट फर्दर, इफ मेंबर सेल्स द असेट फर्दर, इस पे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एंड कैपिटल गेन में एफवीओसी विल बी व्हाट, 30 लाख को बेचा तो 30 लाख, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, उसका कॉस्ट विच विल बी 10 lakhs, एंड इंडेक्सेशन भी चालू होगा प्रीवियस पर्सन के ही ईयर से, परचेस ईयर से। और उसमें हम लोग एक केस लॉ डिस्कस करेंगे। प्लीज लेट मी नो द नेम ऑफ द केस लॉ इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। एक बार पॉज करना, केस लॉ का नाम लिखना, मुझे समझेगा तुम लोगों को केस लॉ याद है या नहीं याद है। ओके, उसके बाद ये इधर हो गया, तो पार्टीशन के टाइम का इधर बात हुआ, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट गिफ्टिंग का पॉइंट है। ए ने बी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट जब भी देता है ना, ट्रांसफरर के हाथ में कैपिटल गेन्स नहीं लगता है, ट्रांसफरर के हाथ में कभी भी कैपिटल गेन्स नहीं लगता है गिफ्ट के केस में। बट इन केस अगर बी ने वही गिफ्ट आगे सी को सेल कर दिया ना, देन इन दैट केस उसमें कैपिटल गेन्स लगेगा, और बी का कॉस्ट विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर अलोंग विथ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अंडरस्टैंडिंग?
पक्का। तीसरा पॉइंट, अगर एक 100% होल्डिंग कंपनी है, उसने अगर उसके कुछ भी असेट सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर किया होगा, तो उस पे सेक्शन नंबर 47 ट्रिगर होके आइडेंटिफाई होगा कि भाई वो ट्रांसफर नहीं है, इसका मतलब कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ऐसा कौन सा सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी ने उसके 100% होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर किया है, इन दैट केस कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। बट इसमें कंडीशन ये है दैट होल्डिंग कंपनी जो है ना, वो 100% होल्डिंग होनी चाहिए। जो ट्रांसफर री कंपनी है ना, ये दोनों एग्जांपल्स में ट्रांसफर री मतलब क्या है, जिसको ट्रांसफर हो रहा है, ये और ये अलग अलग एग्जांपल्स है, इंडिपेंडेंट एग्जांपल। तो ट्रांसफर री कंपनी जो है ना, ट्रांसफर री कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। एंड ये जो ट्रांसफरी कंपनी को असेट मिला है ना, जो उस पर टैक्स नहीं लगा है, वो ट्रांसफरी कंपनी शुड नॉट कन्वर्ट द कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विद इन 8 years। शुड नॉट, ट्रांसफरी कंपनी शुड नॉट कन्वर्ट द कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विद इन 8 years। ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। अंडरस्टैंडिंग, पक्का एकदम। उसके बाद है अमालगमेशन। अमालगमेशन देखो क्या है, एक आइडिया है, आइडिया के पास असेट्स है। अभी आइडिया और आइडिया अमालगमेट हो रहा है वोडाफोन में, इन केस एग्जांपल है, इन दैट केस जब भी आइडिया का अमालगमेशन और मर्जर हो रहा है वोडाफोन में, कहने से आइडिया के असेट्स भी ट्रांसफर होंगे। यस, तो अगर असेट्स ट्रांसफर होंगे तो असेट्स पे आइडिया के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अंडरस्टैंडिंग, पक्का एकदम। इधर भी देखना, इधर भी देखना, अगर ये मर्जर का बात हो, सेम डी मर्जर का है, एबीसी है, ए बी सी ये अलग अलग हो रहे हैं, देन इन दैट केस ए के एक एबीसी ने जो भी ए के रिलेटेड असेट्स दिए थे, उस पे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एबीसी ने जो बी के रिलेटेड ट्रांसफर किए थे असेट्स, उस पे भी नहीं मानेंगे ट्रांसफर। और एबीसी ने जो सी के रिलेटेड असेट्स दिए थे सी को, वो भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सो मर्जर के भी केस में भी नो ट्रांसफर, डी मर्जर के केस में भी नो ट्रांसफर। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि जो कंपनी रिजल्टिंग कंपनी है, दैट कंपनी हैज टू बी एन इंडियन कंपनी। ओके, ट्रांसफर कंपनी, बेसिकली इट हैज टू बी एन इंडियन कंपनी। उसके बाद एबीसी है, एबीसी डीमर जो कि ए बी और सी अलग अलग कंपनीज बन रहे हैं। नाउ देर आर 3 शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी, एग्जाम्पल, राइट? नाउ कैन आई से these 3 shareholders are holding the shares of ABC, but now they will get new shares of A, B, and C. So can I say these shareholders are giving their right over ABC and getting a right over A, बी, सी इंडिपेंडेंटली, 3 अलग अलग शेयर्स मिल रहे हैं। पर एबीसी का जो शेयर होल्डिंग था वो उन्होंने रेलिंक्विश कर दिया और उनको ए बी एंड सी अलग अलग शेयर्स मिल गए। तो ये कैपिटल असेट, सॉरी, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये उनको बोलना है, राइट? इनके हाथ में कुछ भी ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? ओके, इधर भी सेम है। आइडिया और वोडाफोन के केस में, आइडिया के किसी के पास शेयर्स है, अभी आइडिया का शेयर अभी है ही नहीं क्योंकि वो वोडाफोन में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आइडिया का शेयर गिव अप करेगा और उसको क्या मिलेगा, वोडाफोन का शेयर मिलेगा, तो इस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा एक्सचेंज ऑफ शेयर्स पे। एक रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का एक पॉइंट है कि अगर एक सेलर है युगांडा से, युगांडा युगांडा तो युगांडा से है और रशिया में कोई बायर है, और रशिया में कोई बायर है, ठीक है, सेलर एंड बायर ये दोनों आउटसाइड इंडिया है। तो अगर कौन सा रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होगा, वे व्हाट इज रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड? अगर फॉर एग्जांपल अगर मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ने सोचा एक काम करते हैं, इंडिया में बेच के अभी शेयर्स इशू करके कंटाल आ गया, मैं पक गया मैं, तो एक काम करते हैं, वी विल गो आउटसाइड इंडिया एंड वी विल इशू शेयर्स ऑफ रिलायंस। और वो शेयर्स ऑफ रिलायंस इशू करने होंगे ना, तो उनको एक बंडल बनाना पड़ता है शेयर्स का। सो बंडल ऑफ 10 रिलायंस शेयर्स इज 1 रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो अगर एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बेचे, तो वो भी सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू शेयर्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉन्ड है जो मैंने परचेस किया था फॉर 10 रुपीज, वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है और वो कन्वर्ट होके 2 शेयर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर 2 शेयर्स में कन्वर्ट किया है तो इस पे 47 के हिसाब से ट्रांसफर मानेंगे क्या? तो कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, मतलब ट्रांसफर ही, कैपिटल असेट नहीं, सॉरी, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसकी वजह से कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। बराबर, सिर्फ कन्वर्जन हुआ है ना। अगर मैंने 2 शेयर्स बेचे ना, अगर मैंने 2 शेयर्स बेचे तो कैपिटल गेन लगेगा। अगर मैंने दोनों के दोनों शेयर्स बेचे, कैपिटल गेन लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? शेयर्स का तो कुछ है ही नहीं, कहने से बॉन्ड का ही लग जाएगा।
बराबर। इफ आई सेल ओनली वन शेयर, इफ आई सेल ओनली वन शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 10 होगा क्या? नहीं, 10 अपॉन 2, दैट इज 5. 5 will be considered as cost of acquisition, right? Same treatment is in case of convertible preference shares. Convertible preference shares भी exactly same है. आई होप यू आर क्लियर. और उसमें एक और एक चीज है रिवर्स मॉर्टगेज करके. रिवर्स मॉर्टगेज करके एक पॉइंट है, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है. रिवर्स मॉर्टगेज मतलब अगर कोई एक 90 ईयर ओल्ड आदमी है, उसको कुछ भी दूसरा इनकम नहीं है, पर उसके पास घर है, और उसको एवरी ईयर एवरी मंथ कुछ पैसा चाहिए घर घर खर्चा निकालने के लिए. और इसके वजह से क्या करता है, ही गोज टू द बैंक एंड ही टेल्स द बैंक कि प्लीज स्टार्ट गिविंग मी 80,000 रुपीज पर मंथ. तो बैंक बोला भाई काय को क्यों दू, हम लोग क्यों दे? तो वो उन्होंने बोला पूरा बात सुनो. 80,000, देखो मेरा 90 ईयर्स वैसे भी हो गया अभी, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ, तो इसके वजह से समझो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो एक काम करो, आई विल गिव यू द ओनरशिप ऑफ माई हाउस, बट प्लीज लेट मी स्टे इन दैट हाउस टिल आई डाई. वंस आई डाई द प्रॉपर्टी इज योर्स, द प्रॉपर्टी इज योर्स. तो आई एम गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट टू यू, राइट? सो प्लीज स्टार्ट गिविंग मी द बेनिफिट ऑफ 80,000 रुपीज पर मंथ, सो दैट मेरा लाइफ चलता रहे. वो होता है रिवर्स मॉर्टगेज. और रिवर्स मॉर्टगेज पे ध्यान देना, रिवर्स मॉर्टगेज पे हमेशा कभी भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, राइट? एक नया अमेंडमेंट लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इशूड बाय वॉल्ट मैनेजर. अगर गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में अगर कन्वर्ट किया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो, विल नॉट कंसिडर दैट एज ट्रांसफर. उसके बाद बाद में बात करते हैं, दैट इज capital gains on distribution of assets by the companies in liquidation. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन. अगर लिक्विडेशन का बात हुआ, समझो बात क्या है. अगर मैं एक कंपनी हूं, मैं कंपनी के असेट्स, कंपनी लिक्विडेट हुआ, तो असेट्स के साथ क्या करूंगा, असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. अगर मैं कंपनी हूं और असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूं ऑन लिक्विडेशन, तो क्या मेरे हाथ में टैक्स लगेगा क्या? तो गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा. सो इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. बराबर. बट मैंने ऐसे किया, मैंने लिक्विडेशन किया, असेट है वो थर्ड पार्टी को बेचा, पैसा लिया, और वो मैंने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. तो जो मैंने थर्ड पार्टी को बेचा था ना, वो कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा. मैंने अगर शेयर होल्डर्स को दिया होगा ना असेट, तो कैपिटल गेन नहीं है. मैंने थर्ड पार्टी को बेच के पैसा लिया और पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कैपिटल गेन, वो मतलब जो बेचा है थर्ड पार्टी को, वो कैपिटल गेन माना जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ओके. नाउ यू थिंक फ्रॉम शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव. तुम लोग ने आईएफओएस ये चैप्टर कभी तो पढ़ा होगा. आईएफओएस के चैप्टर में एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 222C, जिसमें बोला है कि अगर कंपनी से तुम लोगों को कुछ भी लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा मिलता है ना, पैसा मिले, असेट मिले, वॉट एवर इट इज, उसको हम बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड. क्या बोलेंगे? डीम्ड डिविडेंड. और ये जो डीम्ड डिविडेंड होता है, दैट विल बी taxable in the hands of the shareholders to the extent of accumulated profits, to the extent of accumulated profit. For example, जो तुझे पैसा मिला है, जो तुझे पैसा मिला है वो है 15 lakhs, और मेरे पास accumulated profit है 10 lakhs का. So can I say IFOS will be taxable? IFOS कि IFOS कितना टैक्स होगा? सिर्फ 10 लाख रुपया. बट तुझे बेनिफिट कितने का मिला है? 15 लाख रुपीस का. तो इसके वजह से गवर्नमेंट से कि ये जो 15 लाख तुझे मिला है, उसमें से 10 लाख तो ऑलरेडी IFOS के अंदर टैक्स हो रहा है. तो बाकी के जो 5 लाख है ना, ये 5 लाख कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स होंगे. बिकॉज बेनिफिट 15 का मिला है, टैक्स 10 लाख नहीं करेंगे. 10 लाख के लिए ऑलरेडी इंतजाम किया हुआ है IFOS में, तो वो उधर दे दो, और बाकी का 5 लाख कैपिटल गेन्स में दे दो. अंडरस्टैंडिंग? सो देखो, टोटल मनी रिसीव्ड विल बी 15 lakhs. एफएमवी ऑफ द असेट्स कुछ नहीं, मतलब सिर्फ पैसा मिला. डीम डिविडेंड कितना है? 10 lakhs. तो कैपिटल गेन कितना रहेगा? अंडरस्टैंडिंग? सिंपल एकदम. ओके. लास्ट फ्यू पॉइंट्स ध्यान देना प्लीज. एक ही मिनट देना सिर्फ. देखो, कैपिटल गेन्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इसमें दो पॉइंट्स में बात करता हूं. बायबैक किसका होता है? बायबैक हो रहा है इन केस ऑफ शेयर्स अदर देन शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. बात समझो, अगर मैं कंपनी हूं, तुम लोग एक शेयर होल्डर हो, आई एम नॉट अ
डोमेस्टिक कंपनी, आई एम अ फॉरेन कंपनी, तो मैं इधर फॉल रहूंगा, फॉलूंगा। बायबैक मतलब क्या, देखो तुम लोग ने मुझे पैसा दिया था 10 रुपए, 70 रुपीज। मैं बायबैक के टाइम पे बोल रहा हूँ भाई, तूने मुझे 70 दिया था, मैंने तुझे शेयर्स वापस दे दिए थे, शेयर्स दिए थे, इशू किए थे। अभी मुझे वो शेयर्स वापस लेने, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 100 रुपीज। मैं तुम लोगों को 100 रुपीज दूंगा। यू ओनली टेल मी व्हाट इज योर प्रॉफिट। यू ओनली टेल मी व्हाट इज योर प्रॉफिट, एकदम सिंपल। योर प्रॉफिट इज व्हाट? योर प्रॉफिट इज 30 रुपीज दोस्त। योर प्रॉफिट इज 30 रुपीज, वही 30 रुपीज टैक्स होने वाला है। तू मुझे बता, वो 30 रुपीज किसके हाथ में टैक्स होगा, किसका इनकम है वो? It is your income, so it should be taxed in your hands. So in the hands of the company there is no tax, of course, but in the hands of the shareholders देखा तो 30 rupees will be taxable. वो see उन्होंने फॉर्मूला बना के दिया है, there is no requirement of a formula. क्या है 30 rupees? FVOC will be buyback price माइनस तूने कितना पैसा दिया था भाई, 70 rupees. सो अल्टीमेटली 30 का तुझे बेनिफिट हुआ, सो 30 का तुझे टैक्स देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट, ओके। अभी इधर बात करते हैं इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, ये लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड का बात करते हैं। इधर एकदम सिंपल है, इधर कंप्यूटेशन एग्जैक्टली सेम है। मतलब क्या, 70 रुपीज में डोमेस्टिक कंपनी है समझ, 70 रुपीज में टाटा हूं समझ। तूने मुझे शेयर्स, तूने मुझे पैसा दिया 70, आई गिव यू द शेयर्स फॉर 70, बराबर। आई एम बाइंग दो शेयर्स बैक फॉर 100 रुपीज, बराबर। सो तुझे 100 वापस मिला। हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डिड यू गेट इन हैंड? 100। प्रॉफिट कितना है? 30 का, बराबर। सो कैन आई से 30 रुपीज शुड बी टैक्स्ड इन योर हैंड्स? यस। सो 100 रुपीज माइनस 70, विच मीन्स 30 इज योर प्रॉफिट। 30 पे टैक्स तूने पे करना चाहिए। बट होता क्या है ना, डोमेस्टिक कंपनीज के काफी शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड इफ वी पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इनकम टैक्स ऑन 30 ऑन एवरी शेयर होल्डर, और अगर आधे लोगों ने पे नहीं किया तो this is a big risk for the government, and that's why government says कि computation will remain the same 30, but we will not put the responsibility on the receiver, मतलब जो पैसा earn कर रहा है उस पर responsibility नहीं डालेंगे। let's have some फ्लेवर ऑफ TDS here। मतलब कंपनी को ही बोल दिया, अरे भाई कंपनी एक काम कर, 30 रुपया तुझे 100 रुपीज पे करेगा ना, 100 रुपीज पे करेगा ना, तभी एक तुझे काम करना है, उसका जो प्रॉफिट है ना वो पहले आइडेंटिफाई करना है। प्रॉफिट कितना है? 30 रुपीज पे, 30 रुपीज पे 23.296% कंप्यूट करो, 23.296% कंप्यूट करो, और जो भी आंसर आएगा, ओके कितना आंसर आता है चलो एक बार देखते हैं। 23.296% किस पे? 30 इंटू 23.296 कम्स टू 6.99। तो ये जो 6.99 है, कैन आई से दिस इज द टैक्स? यस, गवर्नमेंट आस्क्ड द कंपनी टू डिडक्ट दिस 6.99 while making a payment of 100। 100 का जब भी पेमेंट कर रहा है ना वो, तभी 6.99 रिड्यूस करके पेमेंट करने के लिए बोलो। सो 93 रुपीज का बेसिकली कंपनी पे करेगा। सो कैन आई से दैट अगर इंडिविजुअल ने पे भी नहीं किया ना इनकम टैक्स, मतलब पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गया अभी, सो कैन आई से 100% लोगों का टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिल गया, नॉट फ्रॉम दोज रिस्पेक्टिव पर्संस बट फ्रॉम वन पर्सन, दैट इज कंपनी। इसीलिए देखो इन द हैंड्स ऑफ कंपनी लिखा है 23.296%, दैट इज 20 प्लस 12% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। सर व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम? एकदम सिंपल बात, बायबैक प्राइस 100 माइनस इशू प्राइस, तेरे लिए परचेज प्राइस हुआ ना, मेरा इशू प्राइस इज योर परचेज प्राइस, कितना है? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितना? 30, इस पे कितना लगाना है? 23.296%, बराबर। अगर ये ऑलरेडी टैक्स भर चुका है कंपनी मेरे बिहाफ पे, और कंपनी शेयर होल्डर के बिहाफ पे, शेयर होल्डर के हाथ में कुछ टैक्स लगेगा क्या? आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? देखो अभी बात करते हैं स्लम सेल। स्लम सेल में क्या बोला है? स्लम सेल में बोला है भाई एक काम कर रहा है, क्या कर रहा है मालूम है तू? तेरे पास एक पूरा अंडरटेकिंग है, और पूरा अंडरटेकिंग टू अंडरटेकिंग बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल वॉच बनाने का बिजनेस है और कपड़ा बनाने का बिजनेस है, यू आर सेलिंग द क्लोथिंग बिजनेस ऑल टुगेदर। इसको बोलते हैं स्लम सेल, जिधर इंडिविजुअल असेट नहीं सेल किए जाते, पूरा अंडरटेकिंग सेल किया जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने बोल दिया एफवीओसी क्या होगा? एफवीओसी विल बी योर एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। एकदम सिंपल बात, एक्चुअल कंसिडरेशन और एफएमवी विच एवर इज हायर, माइनस करूंगा ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जो भी मेरा ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुआ वो मैं माइनस करूंगा एक्चुअल।
अल्टीमेटली मुझे मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन और उससे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज माय नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग. नाउ द पॉइंट इज कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ? नेटवर्थ मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज. असेट्स मतलब क्या होता है? असेट्स मतलब दो पॉइंट्स हो सकते हैं, डेप्रिशिएबल असेट्स, नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स. तुम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया जाएगा इन द एग्जाम, और बैलेंस शीट में कंपनीज एक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, बराबर? तो असेट्स में क्या कंसिडर करना है? जो भी डेप्रिशिएबल असेट्स है, पहले हम लोग उसका WDV निकालेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट. दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल कॉस्ट ऑल्सो, कि बैलेंस शीट में तो इतना दिख रहा है, इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है वो है. तो उधर से आज तक पीजीबीपी के अंदर जो रेट्स दिए हैं वो रेट्स लगा के आज का WDV लेके आओ. ये डेप्रिशिएबल असेट्स. उसके बाद जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स है, उधर आंख बंद करके सीधा जो वैल्यू है वो उठाओ. कुछ भी हम लोग को करना नहीं है, बुक वैल्यू उठाओ. सो ये मेरा असेट्स आ जाएगा. असेट्स मतलब WDV प्लस बुक वैल्यू, ये मेरा असेट्स बन गया. माइनस करूंगा लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में ऑफ कोर्स कैपिटल और शेयर कैपिटल और अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम सब कुछ नहीं आएगा. लायबिलिटीज क्या होगा? लायबिलिटीज भी क्या होगा? कंसिडर किया जाएगा बुक वैल्यू. अंडरस्टैंडिंग? पक्का? सो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, आई विल गेट द फिगर ऑफ नेटवर्थ, और वो नेटवर्थ मेरा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सर इस पे इंडेक्सेशन लगेगा कि नहीं? सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 48 इज नॉट एप्लीकेबल टू स्लम सेल. ओके सर, ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म कैसे समझेगा? अगर मेरा वो अंडरटेकिंग इज हेल्ड फॉर मोर देन 3 इयर्स, 36 मंथ्स, तो लॉन्ग टर्म. इक्वल टू और लेस देन 3 इयर्स इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म, राइट? अगर कुछ भी रीवैल्यूएशन किया होगा, अगर बैलेंस शीट में अगर ऐसा दिखा है, अगर लैंड दिखा है, समझ, सॉरी लैंड नहीं, बिल्डिंग बोलता हूं मैं, बिल्डिंग बोलता हूं, बिल्डिंग लिखा है 10 लाख, और इधर लिखा है रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड फॉर बिल्डिंग 3 lakhs, मतलब समझो इट इज ऑलरेडी रीवैल्यूड. हम लोगों को रीवैल्यूएशन के इफेक्ट निकाल देना है. सो वेन एवर यूल कंप्यूट द नेटवर्थ, तभी तुम लोग से 7 lakhs कंसिडर करोगे, राइट? ओके. अगर कुछ भी स्टॉक इन ट्रेड होगा तो उसको अलग से ट्रीटमेंट मत बोल करना, और पीजीबीपी के अंदर टैक्स मत करना, वो अंदर ही रहेगा और इसके ही अंदर कंप्यूट होगा. ओके. अगर ऐसा कौन सा असेट होगा जिसमें पीजीबीपी के अंदर हम लोगों को 100% डिडक्शन मिल जाता है, तो वो प्लीज नेटवर्थ में इंक्लूड मत करना. बिकॉज इफ वी आर टेकिंग 100% डिडक्शन देयर एंड इफ वी एड इट इन द नेटवर्थ वंस अगेन, अपना असेट बढ़ जाएगा. असेट बढ़ जाएगा मतलब नेटवर्थ बढ़ जाएगा. नेटवर्थ बढ़ जाएगा मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगा. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया मतलब मेरा कैपिटल गेन्स कम आएगा. मतलब मैं पीजीबीपी में भी डिडक्शन ले रहा हूं और कैपिटल गेन में भी उसका बेनिफिट ले रहा हूं. दोनों नहीं देंगे गवर्नमेंट. तो उसको हम लोग को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है. ठीक है? ऐसा कौन सा भी असेट होगा जिसपे 100% रिडक्शन दे दिया है. ठीक है. एंड इफ द नेटवर्थ इज नेगेटिव, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 कंसिडर करो. कुछ भी मैथमेटिक्स यूज इसमें मत करना. ठीक है. उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, दैट इज एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54. एकदम सिंपल बात है. एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 में क्या लिखा है? इफ आई हैव सोल्ड एनी हाउस प्रॉपर्टी एंड इफ दैट हाउस प्रॉपर्टी इज लॉन्ग टर्म. एक मिनट, मैं इधर से समझाता हूं. देखो, ट्रांसफर क्या किया है मैंने? ट्रांसफर किया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. मैंने री इन्वेस्ट किया है इन अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. ओके. जो मैंने ट्रांसफर किया है दैट शुड बी लॉन्ग टर्म. ओके. जो ट्रांसफर किया है दैट हैज टू बी लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. जिसमें री इन्वेस्ट किया है दैट इज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. सर री इन्वेस्ट कभी किया है? री इन्वेस्ट किया है अगर मैंने परचेस किया होगा तो 1 year प्रायर एंड 2 years आफ्टर द सेल डेट. ट्रांसफर आज हुआ तो इसके 1 साल पहले और विद इन 2 years. ये जो 3 साल बन जाते हैं मेरे, 1 साल पहले और इधर से 2 साल, मतलब टोटल 3 years हो गए. इसके अंदर मैंने परचेस करना चाहिए. और अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो विद इन 3 years कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड. ट्रांसफर के विद इन 3 years कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड. बराबर. इधर मैंने एक एग्जांपल लिया 1 and 2 years का. ट्रांसफर अगर ये डेट पे हुआ है 1 year प्रायर मतलब 7/7/23 एंड 2 years आफ्टर मतलब 7/7/26. करेक्ट. इसमें उन्होंने लास्ट टाइम में लिमिट डाल दिया और बोल दिया कि भाई टोटल एग्जाम्पशन तुम लोगों को मिलेगा 10 करोड़ का, इसके ऊपर नहीं मिलेगा. ओके. सर मेरा जो री इन्वेस्टमेंट होगा ना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, कैन आई री इन्वेस्ट इन 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज? यस, आई कैन सेल 1
and I can buy 2 residential house properties and I can get the benefit of both the residential house properties as exemption. अगर मेरा जो एक प्रॉपर्टी बेचा है ना, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट एक्सीडिंग 2 crores. अगर वो 2 crore एक्सीड नहीं कर रहा है ना दोस्त, अगर वो 2 crore एक्सीड नहीं कर रहा है ना, देन इन दैट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना 2 crore एक्सीड नहीं कर रहा है ना, तो मैंने अगर 2 प्रॉपर्टीज लिए होंगे तो दोनों प्रॉपर्टीज का मैं 54 के अंदर एग्जाम्पशन ले लूंगा. Correct? And I can reinvest in 2 residential house properties and take the exemption of 2 residential house properties only once in lifetime. ये चीज याद रखना. करेक्ट एकदम ओके. उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट बोला इसमें कंडीशंस के अंदर. कंडीशंस में उन्होंने बोल दिया कि जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने री इन्वेस्ट किया है ना, वो री इन्वेस्ट तुम लोग ने किया हुआ 3 साल के अंदर अंदर सेल नहीं करना चाहिए. 3 साल के अंदर अंदर दोस्त ये सेल नहीं करना चाहिए. जो नया वाला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तुम लोग ने परचेज किया है वो, अगर तूने वो 3 साल के अंदर अंदर सेल किया, तो जब भी तू सेल करने के बाद कंप्यूटेशन करेगा ना कैपिटल गेन का, उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, उसमें से तूने जितने का एग्जाम्पशन लिया था वो रिवर्स किया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से. अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम. वापस बोल रहा हूं, मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, उसका एग्जाम्पशन भी लिया बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. बराबर. तो मैंने एग्जाम्पशन कितने का लिया? 1 करोड़ का एग्जाम्पशन लिया, पर इसके पीछे कंडीशन था भाई, ये जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, आई शुड नॉट सेल दिस फॉर 3 years. इफ आई सेल दिस विद इन 3 years, कहने से ये 1 करोड़ का मुझे नहीं मिलना चाहिए था बेनिफिट, पर मैंने ले लिया है. यस, सो 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट मुझे रिवर्स करने बोलेगा, और रिवर्स करने के लिए उसने बोला तो जब भी जो सेल किया है ना, उसका जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, उसमें से प्लीज ये 1 करोड़ माइनस करना, एंड उसके बाद यू स्टार्ट कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन्स. परफेक्ट. कैपिटल गेन अकाउंट्स क्यों अवेलेबल है. दिस इज योर सेक्शन नंबर 54. 54B आते हैं. 54B में क्या लिखा है देखो. 54B में है, मैं बेच रहा हूं अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो मैंने 2 साल के लिए यूज किया है प्रायर टू सेल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. एग्रीकल्चरल पर्पस मैंने 2 साल के लिए यूज किया है, क्या? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो मैंने बेच दिया. मैंने री इन्वेस्ट किया है इन अनदर एग्रीकल्चरल लैंड, एंड दैट कैन बी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी ठीक है. नाउ ये री इन्वेस्ट कभी करना चाहिए? मैंने री इन्वेस्ट करना चाहिए विद इन 2 years. विद इन 2 years मैंने री इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है. कंडीशंस क्या है सर? कंडीशन ये है, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना, अर्बन या रूरल दोनों, कोई भी मतलब, शुड नॉट बी सोल्ड फॉर 3 financial years. 3 साल तक नहीं बेच सकते. बट वॉट इफ आई सेल न्यू एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 3 years? सो एट द टाइम ऑफ दिस सेल, जब भी तुम लोग कंप्यूटेशन करोगे कैपिटल गेन का, तभी तुम लोगों को जितना तुम लोग ने गलत एग्जाम्पशन लिया है ना, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करना है. सर इसमें CGAS अवेलेबल है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम? यस. दिस इज माय 54B. 54B के बाद आता है 54D करके. 54D एकदम सेम है. मेरा एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में एक लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, जो कंपल्सरीली अक्वायर हुआ, तो मुझे कहना है इसे 45(5) के अंदर टैक्स देना पड़ेगा भाई लोग. 45(5) देखना, 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन, याद रखना ऐसा. 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन. कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड 45(2). ठीक है, ओके. समझना बात को. मुझे अभी कैपिटल गेन देना पड़ेगा क्योंकि मेरा कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ किसका? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो लैंड एंड बिल्डिंग था. बट उन्होंने बोला टेंशन नको. टेंशन कशाला घेतोस? टेंशन नको घेऊ. दे सेड कि इफ यू आर हैविंग एनी कैपिटल असेट, सॉरी कैपिटल असेट जो कंपल्सरीली अक्वायर हुआ है, जो लैंड एंड बिल्डिंग था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, तो वो अगर सेल हुआ है, मुझे पैसा मिला, पर वो जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा उसमें से मैं माइनस कर सकता हूं अगर मैंने वही अमाउंट जो मिला है वो री इन्वेस्ट किया इन अनदर लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. कितने टाइम में परचेस करना चाहिए? विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पेंसेशन. जब भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा उधर से विद इन 3 years मैंने री इन्वेस्ट करना चाहिए. ऊपर कितना था 54D में? 54B में कितना था? 2 years. इधर कितना है? 3 years. सेम चीज है, लैंड एंड बिल्डिंग शुड नॉट बी सोल्ड फॉर 3 financial years. अगर बेचा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये अपने 3 कंप्लीट हुए. अभी हम लोग बात करते हैं 54EC पे. 54EC पे आना. 54EC में क्या बेच रहा हूं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. मैं बेच रहा हूं लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग. सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है इधर.
सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म। मैं किस में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवेज फाइनेंस, इसमें अगर मैंने री इन्वेस्ट किया एंड वेन टू री इन्वेस्ट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो दिन पे मैंने वो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया है उधर से विद इन 6 months मुझे क्या करना पड़ता है? री इन्वेस्ट करना पड़ता है। किस में? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, नाउ इधर एक कंडीशन ये है दैट आई शुड नॉट ट्रांसफर सच बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट किया है मैंने, विद इन 5 years सेल नहीं करना चाहिए। मैंने प्लेज भी नहीं करना चाहिए। प्लेज मतलब गिरवी रखना, आई गिव द बॉन्ड्स एंड आई गॉट द लोन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड इसमें मैक्सिमम लिमिट इज 50 lakhs। याद रखने के लिए पॉइंट में बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म होना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होना चाहिए, री इन्वेस्ट 6 months में होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 5 years बेचना नहीं चाहिए, एंड 50 lakhs का मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसमें एक CBDT सर्कुलर का मैंने बात किया था, तुम लोगों को याद है तो, जो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड है ना, याद करो, कन्वर्जन हुआ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इन 1718। ठीक है, 1718। अभी हुआ क्या, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली जब भी बेचा दैट वाज 24-25, पैसा मिला और मैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालने के लिए गया, बट मेरा 6 months कंप्लीट हो चुका था। क्यों? बिकॉज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर बात किया है ना, ट्रांसफर मतलब कन्वर्जन। कन्वर्जन कभी हुआ था 1718 में, मां कसम, मतलब 1718 में ही मुझे 54 EC में डालना चाहिए था। पर मैं गवर्नमेंट के पास जाके बोलता हूँ, अरे भाई गवर्नमेंट, मेरे पास 54 EC में डालने के लिए पैसा ही नहीं था तभी, पैसा ही मेरे पास अगर 24-25 में आया है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू इन्वेस्ट विद इन 6 months फ्रॉम 1718? And that's why they said, even though we have given 6 months from the date of transfer, but in case of section number 54 EC, in case of section number 54 EC, 6 months will not start from the date of transfer, 6 months will start from the date of sale of stock in trade. Understanding? Pakka. 54F really very important. Transfer हो रहा है any long term capital asset other than residential house property. Any long term capital asset other than residential house property, because residential house property बेचा, okay, किस में reinvest हो रहा है? Reinvest हो रहा है residential house property में। okay, residential house property छोड़ के जो भी long term asset बेचा, अगर गोल्ड बेचा, ये रिंग बेचा मैंने, ये बेचूंगा नहीं, मेरी बीवी ने दी हुई है, बट मैं बेचूंगा नहीं, अगर मैंने बेच दी फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म है, और मैंने उससे घर परचेस किया नया, तो 54F में मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया, 54F नहीं लगेगा, 54 लगेगा। ठीक है, नाउ ये जो री इन्वेस्टमेंट किया है वो किस में करना चाहिए? वो जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी इन इंडिया, बराबर, लॉजिकल बात। ओके, व्हेन टू री इन्वेस्ट? अगर मैं परचेस कर रहा हूं 1 year प्रायर, 2 years आफ्टर, सेम। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years, सेम, बराबर। इसके एग्जाम्पशन का थोड़ा सा अलग कंडीशन है इसका। ओके, कंडीशन बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोल्ड आई शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब मैं गोल्ड बेच रहा हूं, बराबर है, मेरे पास एग्जिस्टिंग में सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, और जो मैंने री इन्वेस्ट किया हुआ है दैट इज द सेकंड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसके ऊपर मेरे पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज नहीं होने चाहिए। मतलब मैं जब गोल्ड बेच रहा हूं तभी मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, गोल्ड बेचने के बाद पैसा आया, वो पैसा मैंने री इन्वेस्ट किया एक अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, देन इन दैट केस गवर्नमेंट बोल रहा है ये चल जाएगा, तुझे एग्जाम्पशन दे देंगे। बट मेरे पास ऑलरेडी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज है और मैंने गोल्ड बेचा और मैंने तीसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, नहीं मिलेगा उसका एग्जाम्पशन, बिकॉज तू ऑलरेडी बहुत अमीर आदमी है, बिकॉज तेरे पास ऑलरेडी 2 हाउस प्रॉपर्टीज है। समझा क्या? ओके, उसके बाद कंडीशंस क्या है? न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो परचेस किया है शुड नॉट बी सोल्ड विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर तूने विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर सेल कर दिया तो सीधा का सीधा जो तूने गलत एग्जाम्पशन लिया था उसका हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके कंसिडर कर लेंगे, जो साल में तूने बेचा वो साल में, राइट, वो कॉस्ट से इसे माइनस नहीं करने का। और एक चीज है कि जो असेसी है उसने अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज नहीं करना चाहिए फॉर अनदर 2 years, मतलब जो तीसरा होगा, मेरे पास ऑलरेडी एक है 54 EC के 54F के साथ के लिए मैंने और एक परचेज किया, अभी इसके बाद ना विद इन 2 years तो नया हाउस प्रॉपर्टी परचेज नहीं करना चाहिए और कंस्ट्रक्ट भी नहीं करना चाहिए विद इन 3 years, उसके बाद कर ले।
चलिए एग्जाम्पशन का बात करते हैं। एग्जाम्पशन में यूजुअली क्या होता है ना, देखो मैं इधर बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना, बिकॉज भगा के मतलब नहीं, समझेगा नहीं तो मतलब नहीं है देख के। एफवीओसी 1 करोड़ 10 लाख है। 54 का बात कर रहा हूं मैं, कैसे कंप्यूटेशन होता है। ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो 10 लाख है। नेट सेल कंसिडरेशन आया 1 करोड़, 1.10 माइनस 10 लाख, ठीक है। उसके बाद माइनस करूंगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बराबर, दैट इज 40 लाख, वो अज्यूम्ड है। आई विल गेट 60 lakhs एज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। समझो मैंने टोटल 40 lakhs का री इन्वेस्टमेंट किया है, सो माइनस कर क्या करूंगा 40 lakhs, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 20 lakhs। सिंपल, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है नहीं है। अभी देखो 54F में एफबीओसी है 1.10 करोड़, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस किया, ये भी सेम रखते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी सेम रखते हैं, सो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में सेम आएगा। करेक्ट, ऐसे ही करते हैं कंप्यूटर हम लोग। अभी होता क्या है ना, मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है 40 लाख का, तो हम लोग 54 में कैसे किया था, सीधा 40 लाख माइनस किया, जितना रीइन्वेस्टमेंट किया उतना माइनस किया। इधर ऐसा नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने क्या बोला मालूम है, इधर आई नो कि तुम लोग एक फॉर्मूला के बेसिस पे सीखे हो, मैं तुम लोगों को सिखाता हूं लॉजिकली क्या बात करता है। देखो वो क्या बोल रहा है मालूम है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल रहा है कि अच्छा भाई मुझे एक बात बता, तुझे जब भी गोल्ड तूने बेचा था, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डिड यू रिसीव? ओके, यू रिसीव्ड 1 करोड़ 10 लाख, राइट? ओके, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर और मुझे बता इन हैंड कितना बचा। मैंने बोला सर ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करने के बाद इन हैंड मेरे पास 1 करोड़ बचा। ये 1 करोड़ में से तूने कितना अमाउंट री इन्वेस्ट किया? रोकड़ा कितना मिला? 1 करोड़। 1 करोड़ में से मैंने कितना अमाउंट री इन्वेस्ट किया? 40 lakhs। मैंने कितना परसेंट री इन्वेस्ट किया मुझे बताओ ना, कितना परसेंट री इन्वेस्ट किया मुझे बताओ ना। मैंने 40% री इन्वेस्ट किया। सो गवर्नमेंट से तुझे एग्जाम्शन भी 40% का ही मिलेगा। मतलब ये जो 60 lakhs है, 54F में जो माइनस करूंगा दैट विल बी 40% ऑन 60 lakhs। सर ये क्या हुआ, समझा नहीं। देखो तुम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था मालूम है, देखो क्या किया हम लोग ने, अभी वो बताता हूं मैं। एग्जाम्शन 60 lakhs पे लगाया, ओके, परसेंटेज निकाला हम लोग ने। परसेंटेज मतलब क्या होता है, जितना मैंने री इन्वेस्ट किया दैट इज 40 lakhs, आउट ऑफ कितना 1 करोड़ मिला था तो भी चला 40 lakhs ही किया। तू मुझे बता कि 60 lakhs इंटू 40 lakhs अपॉन 1 करोड़ कितना आता है? 24 lakhs आना चाहिए, और यही तुम लोगों का कंप्यूटेशन का फॉर्मूला था। कंप्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इनटू अमाउंट री इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। ये देखो, जितना रोकड़ा मिला उसमें से तूने कितना परसेंटेज, जितना रोकड़ा मिला उसमें से तूने कितना परसेंटेज री इन्वेस्ट किया है? जितना रोकड़ा मिला 1 करोड़, कितना री इन्वेस्ट किया? 40 lakhs। 40% री इन्वेस्ट किया, वो परसेंटेज ले ले और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे चिपका, यू विल गेट द आंसर ऑफ 24 lakhs एज 54F का एग्जाम्शन, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बन जाएगा। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर। बात करते हैं टैक्स रेट का, फटाफट अभी हो जाएगा 10 मिनट में। देखो टैक्स रेट्स में सबसे पहले दो टाइप्स है। नंबर वन इज लॉन्ग टर्म एंड नंबर टू इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में देर आर टू रेट्स, 112A एंड 112। 112A किसके लिए लगता है? जो असेट्स है इक्विटी शेयर्स विच आर लिस्टेड और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी शेयर्स विच आर लिस्टेड एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगर ये अगर बेचे तो मुझे 112A लग जाएगा, ठीक है। यू हैव टू पे द टैक्स ओनली ऑन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो गेन आता है दैट गेन इज 2.5 lakhs, देन इन दैट केस मुझे 1 लाख पे टैक्स नहीं देना है, सिर्फ मुझे 1.5 lakhs पे टैक्स देना है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट एन एग्जाम्पशन। तुम लोग जब भी 2.5 lakhs कंसिडर करोगे ना, तुम लोग ग्रॉस टोटल इनकम में 2.5 lakhs ही कंसिडर करोगे। ये जो 1 लाख का अमाउंट है ना, ये 1 लाख का अमाउंट इज एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्स लायबिलिटी। हम लोग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट कैसे देते हैं? स्लैब रेट का भी यूज करते हैं हम लोग। क्या ग्रॉस टोटल इनकम यूज करते हैं क्या? नहीं, वंस यू गेट द नेट टोटल इनकम व्हाइल यू कंप्यूट द टैक्स तभी स्लैब रेट यूज करते हैं। ये भी ऐसे ही है, 1 लाख कंप्यूटेशन के टाइम पे करना। सो ग्रॉस टोटल इनकम में पूरा का पूरा 2.5 लाख ही कंसिडर होगा, इसमें इंडेक्सेशन मुझे अवेलेबल नहीं होगा, एंड इसका रेट क्या होगा सर? 10%।
कभी भी एग्जाम में लिस्टेड ऐसा नहीं बोला जाएगा, इधर बोला ना लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ये लिस्टेड नहीं बोला जाएगा। 112 में लिखा है, 12A में लिखा है, इफ एन असेट ऑन विच एसटीटी इज पेड, if an asset which is transferred on which STT is paid, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT जो पे होता है ना उस पे वही शेयर्स सिर्फ इधर फॉलो जाएंगे, मींस शेयर्स आर लिस्टेड। बट इसमें मुझे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा 10%। ठीक, उसके बाद 112 में क्या आता है, जो असेट्स 112A में नहीं आते, मतलब घर आएगा 112 में, बाद में गोल्ड आएगा, सब कुछ 112 में आ जाएगा। इसका रेट कितना है, 20%। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 रिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म पे, और शॉर्ट टर्म पे there are two section, one section rather, there are two parts. 111A, 111A is very much similar to 112A in terms of nature of assets, nature of assets जो 112A में था, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो 112A में लॉन्ग टर्म के लिए था, अगर वही इक्विटी शेयर विच आर लिस्टेड अगर विद इन 4 मंथ्स बेच दिया तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए 111A लगेगा। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6 से, एंड द रेट इज गोइंग टू बी 15%, और इधर कुछ भी हो 1 लाख का बेनिफिट उन्होंने नहीं दिया है, बराबर। सो 112A 10%, in excess of 1 lakh, 112 20%, 111A 15%, नो लिमिट। ठीक है, अगर नॉर्मल प्रोविजन का बात किया, मतलब अगर मैंने गोल्ड बेचा, गोल्ड घर बेचा, तो उसमें कुछ अलग सेक्शन नहीं है, और वो शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म में मैंने गोल्ड बेचा तो उसका कुछ अलग सेक्शन नहीं है, वो लोग बोल रहे कि तेरा जो नेचर है ना, तू जो नेचर का असेसी है ना, उसके हिसाब से टैक्स होगा। इसका मतलब मैं इंडिविजुअल रहूंगा तो मेरा स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा, अगर मैं एक कंपनी रहूंगा तो 30% के हिसाब से टैक्स होगा। सो नॉर्मल टैक्स रेट्स विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पर्सन। इंडिविजुअल होगा तो स्लैब, फर्म कंपनी होगा तो 30%। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, दैट इज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। यूजुअली हम लोग ने अभी देखा that there is no benefit of basic exemption limit under section 112A, 112, 111A। सर वो राइट हैंड साइड वाला फोर्थ वाला, अरे उसमें तो मिलेगा ना, बिकॉज उसमें तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करता हूं, उसमें तो मिल ही जाएगा। पर 112A, 112, 111A पे मुझे नहीं मिलता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट। अगर 10 रुपए पे कमाया, 10 रुपए पे टैक्स देना है, बट इन सर्टन केसेस वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ये कैसे होता है, देखो, मेरा अदर इनकम इज 1 लाख, 112 का इनकम इज 5 lakhs। अगर मैं नॉर्मल टैक्स स्कीम फॉलो करता हूं, नॉर्मल 115 बीएससी नहीं, तो मुझे बताओ कि मुझे बेसिक एग्जाम्पशन का लिमिट कितना लगता है, 2.5, बराबर है। कैन आई से दैट मैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इस पे तो यूज नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे किस पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज पे। मेरे पास लिमिट कितना है, 2.5 का, but I am able to utilize only to the extent of 1 lakh rupees in my basic exemption limit of 2.5। Can I say that out of 2.5, 1 lakh is utilized and 1.5 lakh जो है वो it is still unexhausted? अगर कुछ बचा कुचा होगा ना तो कैपिटल गेन को दे दो, अगर कुछ बाकी इनकम से नहीं हो रहा है ना which is unexhausted, तो वो कैपिटल गेन को दे दो। Now you can utilize this against 112A, 112 and 111A, करेक्ट। सो कैन आई से कि 1 लाख पे तो टैक्स आएगा ही नहीं, बिकॉज बेसिक एग्जाम्पशन में आ गया। सो कैन आई से 5 लाख में से अगर बात किया तो ओके, 5 लाख क्या था, हाँ 5 लाख 112 था, करेक्ट है। 5 लाख एक्चुअली मुझे टैक्स देना पड़ता, पर उसमें से अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस करूंगा, आई विल गेट 3.5 लाख, और वो उस पे मैं सीधा सीधा 20% कंप्यूट करूंगा। अंडरस्टैंडिंग, पक्का एकदम, श्योर एकदम, ओके। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो होता है, तो वो किसके अगेंस्ट करना चाहिए, मतलब मेरे पास 112A भी है, 112 भी है, एंड 111A के भी अमाउंट है, तो किसके अगेंस्ट करूं, समझना बात को, जो जिसका टैक्स रेट हाईएस्ट है ना, उसके अगेंस्ट तुम लोगों को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यूज करना है। किसमें टैक्स हाईएस्ट है, 112A में इट इज 10%, 112 में इट इज गोइंग टू बी 20%, एंड 111A में इट इज 15%। सो कैन आई से यू विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू 112 के असेट्स टू यूटिलाइज 1.5 लाख, उतना ही टैक्स कम हो जाएगा।
अंडरस्टैंडिंग ये तेरा कंप्लीट होता है टैक्स रेट्स ऑल्सो. नाउ लास्ट पॉइंट विच इज लेफ्ट, दैट इज सेक्शन 55 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एप्लीकेबल टू 112A. ओके, ध्यान देना. सेक्शन नंबर 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एप्लीकेबल इन केस ऑफ 112A. ओके, उसके पहले ना एक छोटा पॉइंट बाकी है, दैट इज मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. नाउ देयर आर सर्टेन डिबेंचर्स विच आर लिंक्ड टू मार्केट. उन्होंने बोल के रखा है अगर मार्केट में निफ्टी इतना ऊपर गया तो तुम लोगों का रिटर्न्स भी इतना ऊपर जाएगा. अगर निफ्टी इतना ऊपर गया तो तुम लोगों का रिटर्न्स भी इतना ऊपर जाएगा. तो मार्केट लिंक्ड, इसको बोलते हैं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स. मार्केट के बेसिस पे तुम लोगों का रिटर्न्स डिपेंडेंट रहता है, राइट. तो इधर देखो बात को, उन्होंने क्या बोला, एकदम सिंपल है. मैं सीधा कैपिटल गेन्स पे जाता हूं, कैसे कंप्यूट करते हैं. तो ऐसे अगर मैंने डिबेंचर्स बेचे तो क्या टैक्सेबिलिटी होगा. अरे भाई एकदम सिंपल बात है, नॉर्मल बात है. एफवीओसी क्या होगा, जो तुझे पैसा मिलेगा वो तेरा एफवीओसी, अमाउंट रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर रिडम्पशन मैच्योरिटी. माइनस क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसके बाद माइनस क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड. सो मेरा सीयू ने सीजी क्या आएगा, जो भी अमाउंट आएगा. सो इज देयर एनीथिंग डिफरेंट विच वी आर लर्निंग हियर, नो. बट उन्होंने सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, ये उन्होंने बोला है. So section 50AA provides for the computation of capital gains in the transfer of units of specified mutual funds and market linked debentures. ये क्या होता है उन्होंने इधर एक्सप्लेन किया है, market linked debentures and specified mutual funds. मतलब basically a security which has an underlying principal component in the form of debt security and where the returns are linked to market returns. बराबर. स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है जिसमें मैक्सिमम 35% इक्विटी है, मैक्सिमम. बाकी सब डेट है, बाकी सब डेट है. तो इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल. ऐसे अगर बेचे तो कैसे कंप्यूटेशन होगा, नॉर्मली कंप्यूटेशन होगा. जो पैसा मिला वो एफवीओसी, जो मैंने पैसा ऑलरेडी स्पेंड किया है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बराबर. बात करते हैं लास्ट पॉइंट का, दैट इज सेक्शन 55 इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ, मतलब सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अगर तेरे पास 111A के कौन से शेयर्स है, प्लीज समझना, इफ यू हैव एनी शेयर्स अंडर सेक्शन 111A मतलब लिस्टेड शेयर्स है which you have acquired prior to, sorry, prior to 31/1 2018 और 1st Feb 2018. तो 1st Feb 2018 कुछ भी बोल सकते हो. acquired prior to 31/1 2018. सर 1-2 ही लिखता हूं. 1st of Feb 2018 अगर तूने कुछ भी अगर परचेज किया होगा तो वो जो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है ₹70 पर शेयर, जो मैंने परचेज किया था ऑन 7/7/2010 और मैंने वो 2024 में बेच दिया. सो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगा मालूम है. ओके चलो मैं पूरा ही दिखता हूं. एफवीओसी कितना होगा, ये 23-24 का बात है. एफवीओसी से फॉर एग्जांपल इट इज 100, बराबर, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 70, एंड दिस 70, और उन्होंने बोला एक्चुअल कॉस्ट विल बी कंपेयर्ड विथ एफएमवी as on 31/1/2018, that is for example 90, whichever is higher, which means 90 का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा and I will get 10 rupees as my capital gains. अंडरस्टैंडिंग, ये ना तुम लोग बिल्कुल भी फॉर्मूला लगा के यूज नहीं करोगे, और इस पे डिटेल डिस्कशन चाहिए अलॉन्ग विथ लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन किया है इन दैट बड़ा वीडियो, प्लीज उतना जाके चाहिए तो देखना. बट कंप्यूटेशन ऐसा ही होगा. कंप्यूटेशन कैसे होगा, अक्वायर्ड प्रायर टू 1/2/2018 होगा, देन इन दैट केस सिंपल बात, कंप्यूटेशन पे एफवीओसी लिखो. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना एफएमवी एज ऑन 31/1/18 विच एवर इज हायर. बट कभी कभी ऐसा भी होता है, इधर 100 है, एक्चुअल कॉस्ट अगर मैंने देखा इट इज 70 और FMV is 110, तो whichever is higher actually should be 110, बराबर. but they said कि नहीं, it will be restricted to the extent of FVOC, that is 100. so even though it is 110, तुझे 100 तक ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा if you are using section number 55 and whichever is higher का जो वैल्यू आता है वो FMV आया तो तुझे FMV इधर तक रिस्ट्रिक्ट करना है, FVOC तक, राइट.
एंड दोस्तों फाइनली आई कैन से दैट कि अपना कैपिटल गेन्स का डिटेल्ड रैपिड रिवीजन इज एब्सोल्युटली डन एंड डस्टेड। अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों के एक एक कमेंट्स पढ़ के, बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि यार हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना वो मेहनत लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो जैसा तुम लोगों को लगा होगा प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स एंड योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। That's it for today. I will see you tomorrow or in the next video. और next video में we will गेट क्लबिंग ऑफ इनकम। नेक्स्ट मैं क्लबिंग ऑफ इनकम करूंगा और क्लबिंग ऑफ इनकम के तुम लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक हम लोग ने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, दैट इज वन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सेकंड वन इज हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज द थर्ड रिकॉर्डिंग। फोर्थ आई विल रिकॉर्ड क्लबिंग ऑफ इनकम एंड आई विल गिव इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज Amit Mahajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye, see you and take care. Please share this with all your friends. लाइक करने मत भूलना, कमेंट करने मत भूलना और नए रहेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।